नमस्कार दोस्तों, पाठशाला आईटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि आपका हर रविवार को जो एग्जाम करवाया जाता है और उसका पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे हम करवाने के लिए आते हैं। हमारी टीम जो है वो आपके एग्जाम के लिए बेहतर प्रयास कर रही है, क्योंकि जैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस आपसे हर रविवार को आपसे करवाई जाती है और बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको एक क्लास बताई जाती है, जिसमें आपको उसकी व्याख्या पूर्णतः देखने को मिलेगी। एग्जाम में आपसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं वो सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो एक बार सारे प्यारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और देखिएगा आपके जो राजस्थान कला और संस्कृति के 30 सवाल किस लेवल तक जा सकते हैं, उसका अनुमान आप इस क्लास को देख के लगा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर हम इस टॉपिक में ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि सारे कल्चर की बातें हम कर लेते हैं और उसके अलावा हम इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर राजस्थान की जो संस्थाएं जो बनी हुई है राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उन सब के बारे में विशेष बात करने वाले हैं। आप सभी को इस बारे में पता भी है कि जो भी क्लास होती है उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यहाँ से हमारा पाठशाला का जो चैनल है आईटी का, उस पर ये टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चा कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहा है, क्लासरूम से रिकॉर्डेड कोर्स अगर चाहिए, संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो 2499 में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। केवल पेपर सेकंड आपको चाहिए तो 1999 रुपये में, और एमसीक्यू बैच और टेस्ट सीरीज ये रिविजन बैच जो है ये एकदम फ्री इसमें आपको मिलने वाला है। इसलिए आप देर नहीं कीजिएगा और एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। पहला सवाल आपके सामने बड़ा सिंपल सी बातें दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे केवल आपको याद रखना है कि कौन सी संस्था कहाँ पे है और उसकी सन अगर आप याद रख सको तो ज्यादातर तो आती नहीं है, परंतु फिर भी अगर आ जाए तो आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। सबसे पहले अभिकथन क्या कहता है कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में स्थापना 1969 में की गई थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी कि इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर पर मानक पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित करना है, यानी कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस अकादमी की स्थापना की गई थी। सभी को पता ही है। यहाँ पे आपसे पूछ ले, देखो यहाँ चाहे सिंधी अकादमी जो भी भाषा से संबंधित होती है ना, उनका रटना नहीं है। चाहे सिंधी अकादमी पूछ ले, चाहे हिंदी ग्रंथ अकादमी पूछ ले, है ना, चाहे आपसे पूछ ले उर्दू अकादमी, कौन सी उर्दू अकादमी पूछ ले तो उर्दू अकादमी पूछ ले, या आपसे और कौन सी पूछ सकता है यहाँ पे, और आपसे अगर पूछ ले कि ब्रज भाषा अकादमी, है ना, तो ये सब बात आप याद रख सकते हो। ब्रज भाषा अकादमी, उर्दू, सिंधी, संस्कृत, ये सब अकादमियाँ जो होती हैं वो राजस्थान में आपके कहाँ पे मिलेंगी, तो यहाँ आप याद रख सकते हो कि ये जयपुर में आपके बनी हुई है। तो ये सबको पता होना चाहिए दोनों की दोनों अकादमियों का कि राजस्थान में कहाँ पे बनी हुई है। तो जयपुर, ये जयपुर आप याद रख सकते हो, सभी को पता भी होना चाहिए इसका, है ना। तो साहित्य अकादमी, उसके बारे में आगे अपन बात करेंगे। दोनों बातें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पे करता ही है। अब उसके बाद में देखिएगा अगला सवाल आपके सामने है। 2 नंबर सवाल आपका क्या कहता है, ऐसा एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अभिकथन क्या कहता है कि एल्बर्ट हॉल म्यूजियम की नींव 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स की जयपुर यात्रा के दौरान रखवाई गई थी। बिल्कुल सही बात। प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ पे आया था, उसी समय एल्बर्ट प्रिंस जब आता है तो उसकी याद में यहाँ पे, सॉरी, वो जब आए थे तो उनके लिए यहाँ पर इसकी नींव रखवाई गई थी। ये कहाँ पे स्थित है, तो जयपुर में है ना। तो ये आप याद रख सकते हो। इसके जो वास्तुकार जो होते हैं स्टीवन जैकब माना जाता है। इसके वास्तुकार जो है वो कौन माने जाते हैं, स्टीवन जैकब जो थे उनको इसका वास्तुकार माना जाता है। एक ये है और एक दूसरा अपने यहाँ पे और भी आता है, जैसे ये भी ऐसे शुरू होता है एल्बर्ट हॉल, और एक आता है साहब उमेद भवन पैलेस। कौन सा, उमेद भवन पैलेस, उसी का वास्तुकार भी वही था। तो यहाँ से उमेद भवन पैलेस आप सभी को पता है चित्र पत्थर से बना हुआ है। तो उमेद भवन पैलेस जो होता है वही जो है वो दूसरा नाम उसका क्या होता है, चित्र पत्थर की वजह से चित्र पैलेस भी कहते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आप सभी को पता है कि उमेद सिंह ने करवाया था। और ये कहाँ पे बना हुआ है, तो जोधपुर में। उमेद सिंह कहाँ के राजा हुआ करते थे, जोधपुर के। तो यहाँ पे इन्होंने इसको बनवाया था, ये बात भी आप याद रख सकते हो। और उमेद भवन जो है क्यों बनवाया गया था, ऐसे अकाल राहत कार्यों के लिए। जब अकाल गिरा तो उसकी राहत के लिए, ये सबको रोजगार मिल सके, अकाल राहत कार्यों के लिए इस महल को बनवाया गया था। इसी प्रकार से एक एल्बर्ट हॉल है जो अपने जयपुर में बना हुआ है, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम कर ही रहा है। उसके बाद में इसका कारण यह राजस्थान का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय है ना। ये बात भी आपको याद रख लेनी है कि यहाँ पर राजस्थान का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय जो है वो ये तो नहीं कहलाता है साहब, राजकीय संग्रहालय तो ये नहीं है। ये बात आप याद रख सकते हो। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बस ये एल्बर्ट हॉल कहाँ पे स्थित है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि एल्बर्ट हॉल कहाँ पे है, तो वो जयपुर में है। ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गई होगी बात, चलेगा। हाँ, यहाँ से देखिएगा ए और आर यहाँ पे सही है, पर इसकी व्याख्या तो नहीं करता है ये, तो सब याद रख सकते हो। ए आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये याद रख सकते हो। सही व्याख्या है राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय नहीं, यहाँ पे सही व्याख्या इसकी
नहीं मानी जाएगी, पुराना संग्रहालय नहीं है ये, तो 1876 में बना है। 1857 में पहले और बन गया ना, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जो थी, जो राम सिंह सेकंड के द्वारा करवाई गई थी जिसकी स्थापना, तो सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय ये नहीं कह सकते हो आप, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। अब उसके बाद में अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कहता है यहाँ पे कि अभिकथन क्या कहता है कि डिंगल शैली को राजस्थानी साहित्य की मरु भाषा की साहित्यिक रूप माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। और कारण क्या है कि पिंगल शैली प्रयोग मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान के भाट कवियों द्वारा करवाया गया है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता भी दिया है कि ये आपका पूर्वी राजस्थान होता है। कौन सा राजस्थान होता है? पूर्वी राजस्थान होता है। और इस पूर्वी राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ की शैली कौन सी होती है? पिंगल। वैसे पूर्वी राजस्थान पिंगल शैली होती है। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? इधर का इतिहास भाट व ब्राह्मण जो हुआ करते थे उनके द्वारा ये हिस्ट्री लिखी गई थी। उसके बाद में और अगली बात आ जाए यहाँ से कि ये पिंगल शैली जो होती है इसकी बात अगर हम करें तो ये कौन से रस से उत्प्रोत है? तो ये श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होती है। और श्रृंगार रस के अलावा अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सी भाषा का, तो इधर कौन सी भाषा का प्रभाव रहेगा, क्योंकि यूपी में कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। तो ये बात याद रख सकते हो, इधर की शैली तो ये कहलाती है। उसके बाद में ये बात आप याद रख सकते हो, इधर कौन सी शैली आ जाएगी? डिंगल। और साहित्य दो ही लोगों ने लिखा था, तो ये किसने लिखा था? चारण समुदाय के लोगों ने लिखा था। याद रख सकते हो, चारण समुदाय के लोग जो है वो इसको लिखते हैं। और इसमें कौन सी भाषा? तो इधर मारवाड़ी, और मारवाड़ी का पुराना नाम, जूना नाम, जूना मतलब पुराना, पुराना नाम क्या था? तो मरु भाषा। मारवाड़ी क्या कहते थे? मरु भाषा। याद रख सकते हो। और उसके बाद में इधर कौन सा रस? तो इधर से युद्ध हुए थे, लड़े गए थे, इसलिए कौन सा रस आ जाएगा? वीर रस की कविताएं ज्यादा चलती थी इसमें, ये बात आप याद रख सकते हो। तो यहाँ से मरु भाषा साहित्य कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद में पिंगल शैली का प्रयोग मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में भाट कवियों ने किया था, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या, इसी की सही व्याख्या थोड़ी है, दोनों सही है, बस ये बात याद रख सकते हो। आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी बी आ जाएगा। दोनों साहित्य अपने आप में अलग होते हैं। उसके बाद में अगली बात है यहाँ पे नंबर 4 क्या कहता है? सिरावन राजस्थान के ग्रामीण अंचल में सुबह के नाश्ते को कहा जाता है। सुबह का नाश्ता जो होता है जिसको अपन कह सकते हैं राबड़ी खाने वाला, वो सिरावन कहलाता है। ये बात आप सबको पता ही होगी। और इसमें अक्सर बाजरे की राबड़ी, सोगरा, ठंडा शामिल होता है। बिल्कुल सही है, ये कारण भी सही है, इसी की व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है, बिल्कुल सही बात है। ये सिरेवान चलता है अपने गाँव में। अब इसमें क्या है बताना है, सिंपल बातें थी। अभिकथन क्या कहता है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी सर्वोच्च पुरस्कार महाकवि माघ पुरस्कार देती है। बिल्कुल देती है, क्योंकि महाकवि माघ का संबंध जालोर के भीनमाल से है। बिल्कुल, महाकवि माघ का पुरस्कार का संबंध तो इसी संस्कृत अकादमी से है। और महाकवि माघ जो होता है, आपके आंसर के में ये आर्य की सही व्याख्या दे रखा है, परंतु ये नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे मनुष्य की बात कर रहा है। महाकवि माघ का संबंध कहाँ से है ये बात ठीक है, पर पुरस्कार से क्या मतलब इसका कि इनका संबंध कहाँ से है, ऐसा इसलिए आप याद रख सकते हो। दोनों बातें एकदम सही है, पर आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में अगली बात आ जाएगी यहाँ पे, अगली बात आती है यहाँ पे क्या है कि अभिकथन क्या कहता है कि घूंघट, इमली, तारागढ़, अजमेर दुर्ग की विशाल बुर्जों के नाम है। और कारण में ये बुर्जें केवल सजावट के लिए बनाई जाती थी। क्या कभी बुर्जें सजावट के लिए बनाई जाती है क्या? तो ये आपका कौन सा दुर्ग आता है? तारागढ़। और ये तारागढ़ कौन सा है साहब? अजमेर वाला है। तारागढ़ कौन सा है? ये अजमेर वाला ही, याद रखिएगा। इसके उपनाम खूब पूछे जाते हैं, है ना। तो ये मध्य अरावली में बना हुआ है, बीच में, इसीलिए अरावली का अरमान कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अरावली का अरमान इसको कहा जाता है, मध्य अरावली में बना हुआ है। उसके बाद में यहाँ से आप याद रख सकते हो कि राजस्थान का हृदय है ये, क्योंकि अजमेर से सारे काम होते हैं, जैसे हृदय में काम होते हैं, तो राजस्थान का क्या कहलाता है? ये हृदय कहलाता है। उसके बाद में इसको पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं, ये बात भी आप याद रख सकते हो। जिस पहाड़ी पे ये बना हुआ है उसको गढ़ बीटली की पहाड़ी कहते हैं, इसलिए इसको गढ़ बीटली भी कहते हैं, है ना। विठल दास गोड़ की वजह से भी इसको गढ़ बीटली कहा जाता है, तो गढ़ बीटली दुर्ग भी कहते हैं, है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे और इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ से एक और कहते हैं कि राजपूतानी कुंजी। यहाँ जाने के बाद ही आप राजपूतानी में जा सकते हो, इसलिए ये राजपूतानी की क्या कहलाता है? ये कुंजी कहलाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में इसका निर्माण जो है वो आप सभी को पता ही है, और निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे अजय राज जो होते हैं उन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1113 ईस्वी में। ये बात याद रखते हो। कौन सी श्रेणी में आएगा ये? तो ये आपको पता होना चाहिए, गिरिदुर्ग में आएगा। कौन सी श्रेणी में आएगा? गिरिदुर्ग में आएगा, है ना। इसमें बुर्जे बनी हुई है, घूंघट, इमली, बांद्रा, है ना, जानू नायक, घाघरा, ये सब जानू नायक, ऐसी जो भी बुर्जे आती है ना, जो इनमें सब केवल एक ही आता है। बुर्जे केवल सजावट के लिए नहीं होती, बुर्जे सामने वाली दुश्मन सेना जो होती है उसकी यहाँ पर देख रेख करते हैं कि कौन कहाँ तक पहुंच गया, तो दुश्मन सेना को देखने के लिए यहाँ पर बुर्जे बनाई जाती हैं। इसलिए इस बात को याद रखो, ये बात गलत है। अभिकथन ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, इसका मतलब सी इज राइट आंसर। उसके बाद में अगला देखिएगा और क्या आता है यहाँ से। अभिकथन क्या कहता है कि पोथीखाना जयपुर के हस्तलिखित ग्रंथों का अनमोल संग्रह है। बिल्कुल सही बात है, पोथीखाना जयपुर में स्थित है और ये हाथ से लिखे हुए ग्रंथों का अनमोल संग्रह है, क्योंकि
यह प्राचीन काल से आम जनता के लिए बनाया गया था। आम जनता का मतलब कोई भी जा सकता है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं जा सकता। जो यहाँ से शोध का कार्य करता है वो अधिकांशतः यहाँ से जा सकता है, किताबें ले सकता है। तो ये बात आप याद रख सकते हो। तो इनमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, कहाँ पे कौन सा है और किस लिए। तो अब इसमें याद रख सकते हो ए सही है पर आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है, ये बात याद रख सकते हो। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ से क्या आता है उसके बारे में भी देखिएगा। अगला सवाल आता है कि अभिकथन क्या कहता है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर में स्थित है। हाँ, राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्योंकि आपने बोर्ड की किताबों में दे रखा है, इसीलिए। क्योंकि यहाँ मुगल कालीन फरमान भैया और ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखे हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर शोध करने वाले भी जाते हैं और मुगल कालीन यहाँ पे भैया ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो है वो आज भी सुरक्षित रूप से रखे हुए हैं। दोनों बातें इसकी सही है, तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। ये बात भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद में देखिएगा अगला यहाँ पे क्या दे रखा है, संस्थान और उसकी साहित्यिक पत्रिका को कौन सा युग्म गलत है। जैसे आप सभी को पता है राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। साहित्य अकादमी कहाँ पे है? ये उदयपुर में है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो 1958 के आसपास इसकी स्थापना हुई है ना। उसके बाद में अगली बात है राजस्थान संस्कृत अकादमी। तो ये साहित्य अकादमी मधुमती पुरस्कार देती है। संस्कृत अकादमी जो होती है वो स्वरमंगला पुरस्कार भी देती है, याद रखिएगा। उसके बाद में अगली बात आ जाए राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। और ब्रज भाषा अकादमी जो है ये कौन सी अकादमी, ये कौन सा पुरस्कार देती है? ब्रज सतदल, है ना, ब्रज सतदल ये पुरस्कार देती है। तो ये आप याद रख सकते हो, परंपरा इसमें संबंधित नहीं आएगा, ये आपको सभी को पता है। और राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी जो है जो जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन करती है और ये बीकानेर में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में, है ना, 1983 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हो। तो इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए। चलेगा साहब। उसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? 10 नंबर, संग्रहालय और स्थान के अशुद्ध युग्म को जानिए। यहाँ पे अशुद्ध युग्म कौन सा है इसमें से? तो राज्य के संग्रहालय झालावाड़ में स्थित है ना, याद रख सकते हो। बिल्कुल सही बात है। शार्दुल संग्रहालय महाराजा शार्दुल सिंह बीकानेर के थे। करणी संग्रहालय ये याद रख सकते हो, करणी संग्रहालय, करणी माता का नाम जैसे आता है तो कौन सा स्थान आएगा? बीकानेर। ये जोधपुर दे रखा है, इसका मतलब ये है। और बागोर की हवेली कहाँ पे है? उदयपुर में, जहाँ पर सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। बड़ी पगड़ी जो है वो रखी हुई है। और इस बागोर की हवेली का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इसका निर्माण जो है वो करवाया था यहाँ पे अमरचंद ने। किसने? अमरचंद जो थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अमरचंद जी जो बड़वा साहब थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गई ना बात? हाँ जी, तो सभी को पता होना चाहिए। चलेगा साहब। अगला सवाल इनमें कोई ज्यादा कठिन है नहीं। अगला सवाल देखिएगा कि साहित्यिक रचना और लेखक को गलत मिलान कीजिएगा। गलत कौन सा है? पातल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया साहब की है। बिल्कुल है साहब। वातारी फुलवारी जिसमें 14 खंड है। कितने खंड है? 14 खंड है। और ये वातारी फुलवारी किसकी कहलाती है? विजयदान देथा साहब की है। बिल्कुल है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण साहब की है। और भी खूब सारी पुस्तकें होती हैं सूर्यमल मिश्रण साहब की, खूब पूछी जाती हैं। जैसे आप सभी को पता भी होगा वीर सतसई। कौन सा? वीर सतसई होती है ना। उसके बाद में यहाँ पे आता है कि बलवंत विलास, एक बलवंत विलास भी होती है। ये भी आप याद रख सकते हो। बलवंत विलास भी खूब पूछी जाती है। या इनकी राम रंजाट, कौन सी? राम रंजाट जो होती है ये भी इन्हीं की पूछी जाती है। एक आती है यहाँ की धातु रूपावली। कौन सी? धातु रूपावली जो होती है वो भी इन्हीं की कहलाती है। तो ये आप याद रख सकते हो। ये सारी की सारी पुस्तकें इसकी मानी जाती है। हमीर रासो किसका था? जोधराज का था, है ना। जोधराज का था या सारंगधर का था, है ना। तो याद रख सकते हो। चंद्रबरदई ने कौन सा लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था। उन्होंने कौन सा लिखा था? पृथ्वीराज रासो जो था वो इन्होंने लिखा था। तो ये बात आप याद रखो, डी इसका गलत आंसर कहलाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है कि राजस्थानी शब्दावली और अर्थ का गलत गुण बताइएगा। वैसे देखा जाए तो ज्योग्राफी की शब्दावली होती है पर जितनी है वो नॉर्मल होती है। मैं बता ही देता हूँ आपको। जैसे लावणी, लावणी आप सब लोगों को पता है खेती कटाई को बोलते हैं। वैसे लावणी गीत भी गाए जाते हैं। अच्छा, लावणी गीत जब आ जाए तो गीत इसलिए गाया जाता है जब देवताओं को बुलाने के लिए। किसको बुलाने के लिए? देवताओं को बुलाने के लिए। देवताओं को बुलाने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? लावणी गीत गाए जाते हैं। तो देवताओं को बुलाने के लिए यहाँ पे कौन से गीत गाए जाएंगे? लावणी गीत गाए जाएंगे। सूड आप सब समझते ही हो कि खेत जो है जब उसकी बुआई करते हैं तो उससे पहले चारों तरफ जो है उसकी खरपतवार जो होती है उसको काटते हैं ना, उसको यहाँ पे सूड कहा जाता है। बीड़ उपजाऊ भूमि कभी नहीं होती, ये उपजाऊ भूमि नहीं होती है। इसका मतलब सी इज गलत आंसर है। ओरण संरक्षित वन क्षेत्र है ना। और ओरण का देवता अगर आपसे पूछ ले तो ओरण का देवता आपसे पूछे तो तल्लीनाथ जी। किनको माना जाता है? तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता कहते हैं। ये बात भी आप याद रख सकते हो। जिनका मंदिर की बात पूछे तो ये पंचमुखी पहाड़ी है एक। और पंचमुखी जो पहाड़ी है
इसके बारे में आप सबको पता भी होगा। पंचमुखी पहाड़ी जो है वो पांचोटा गांव में है, और पांचोटा गांव जो है वो आहोर में है, और आहोर कहाँ पे है भाई साहब, जालोर में है। आहोर कहाँ पे है, जालोर में। तो ये बात याद रख सकते हो, यहाँ पे इनको ओरण का देवता भी कहते हैं। तो ये बातें सिंपल सिंपल सी थी। अब उसके बाद में आभूषण और उसके अंग का अशुद्ध जोड़ा कौन सा है ना। सभी को पता है मेमंद मतलब माथा यानी कि सिर, मारे माथे रे मेमंद ले जो, मारी रकड़ी रत्न जड़ा जो लेता है जो जी घुमेरदार लेंगो, है ना, सुनाई होगा ये बात तो। अच्छा, चौंप जो होती है वो नाक में होती है। देखो सारी चौंप चाप कैसे होती है, जैसे एक होती है चूंप, चूंप जो होती है वो दांत में होती है, और दांत में सोने की कील, तो इस कील को भी याद रखना, कील जड़वाई जाती है। एक होती है चौंप, और चौंप जो होती है वो नाक में होती है। ये कहाँ पे होगी, नाक में। उसके बाद में आपसे पूछे यहाँ पे कि एक चूंप, एक चौंप और एक चुन्नी, और चुन्नी महिलाएं कहाँ तक ओढ़ती हैं, ऐसे याद रख लो, नाक तक ओढ़ती हैं, इसलिए नाक आ जाएगा, है ना। तो चुन्नी नाक तक आ जाएगा। एक होता है चाट, चाट आभूषण जो होता है, आप चाटते किससे हो, किसी भी चीज को खाते हो तो हाथ से, ये चाट हो गया। ये लो, अब आपको याद होना चाहिए। चौंप कहाँ पे हो गया, नाक में हो गया, ये सर का हो गया। तगड़ी कमर में पहनी जाती है। कमर के और कौन कौन से होते हैं, जैसे कणकती भी कमर की होती है, कणकती। उसके बाद में कह वाले, कंदोरा, कौन सी, कंदोरा। और एक होती है करधनी, कौन सा, करधनी, याद रख सकते हो। और एक कमर, कमर देख के दिल दिमाग सटका, तो ये सटका हो गया, और तगड़ी होती है। उसके बाद में नेवरी, नेवरी पहनी जाती है पैर में, है ना। और उसके बाद में हाथ में क्या आ जाती है, तो वो नोगरी होती है, नोगरी। नोगरी और गजरा, ये दोनों हाथ के होते हैं। वैसे देखा जाए तो आपको सबको पता होना चाहिए, और ये बात आपको पता ही होना चाहिए सभी को। ये लो साहब, तो सभी इसको याद रखिएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगली सवाल आ जाए कि कृषि की शब्दावलियां हैं, जो गलत युग्म को चुनिएगा। यहाँ पे देखो, शीर, खेती की साझेदारी। शीर का मतलब होता है कि भाई हम दोनों शीर हैं। शीर का मतलब ये है कि साझेदारी, साझेदार में रहते हैं, साझे में रहते हैं। गांव में कहते हैं ना भाई अभी तो दोनों भाई शीर ही है। शीर ही का मतलब होता है कि साझे में रहते हैं। उसके बाद में गोरस, गौ मतलब गाय का दूध दही जो होता है ना, याद रख सकते हो उसको गोरस। ओखड़ी, अनाज कूटने का पात्र, पहले ओखड़ी हुआ करती थी जिसमें अनाज कूटे जाते थे, ये सबको पता ही होगा। उसके बाद में यहाँ पे खाड़ो, खाड़ो खड़ से संबंधित होता है, नया जूता नहीं होता है ना, इसलिए डी इज राइट आंसर। ऐसी शब्दावली आपको देखने को मिल जाए तो आप आराम से कर दोगे। सांस्कृतिक केंद्र और मुख्यालय का गलत मिलान कौन सा है। देखो, रूपायन संस्थान जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी, रूपायन संस्थान से जुड़े हुए दो लोगों का नाम ये आपको पता ही होगा। एक का नाम आता है विजयदान देथा, कौन आएगा, विजयदान देथा जिनका नाम आता है, और एक तो विजयदान देथा साहब है, और दूसरे कौन है यहाँ पे, कोमल कोठारी। कौन होते हैं, कोमल कोठारी जो थे, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये इसी से जुड़े हुए हैं। तो ये बात आप याद रख सकते हो, 1960 में बोरुंदा। उसके बाद में भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल जो होती है उसकी स्थापना 1952 में हुई थी, उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय लोक कला मंडल, जिससे किसका संबंध जुड़ा हुआ है, देवीलाल सांबर साहब का। किसका, देवीलाल सांबर साहब जो थे उनका संबंध इसी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर किसको बढ़ावा देने के लिए, कठपुतली को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काम किया था, है ना। कठपुतली राजस्थान में धागे वाली चलती है। उसके बाद में यहाँ रविंद्र रंगमंच जयपुर में होता है, ये कहाँ का है, जयपुर का है। याद रखो 1963 के आसपास जयपुर में है, कोटा का नहीं है, याद रख सकते हो। इसका मतलब सी इज राइट आंसर। जवाहर कला केंद्र जो होता है ये जयपुर का ही है, तो ये तो आपको पता भी होगा, है ना, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ से देख लेते हैं, क्या है कथन एक, क्या कहता है कि कोल्ले माला में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है ना। कथन दो क्या कहता है कि मरुमाणी को इसमें शामिल किया गया है ना। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक राइटर आते हैं जिनका नाम आता है उदोतन सूरी। कौन थे भाई साहब, उदोतन सूरी, वत्सराज के दरबारी गुजर प्रतिहार में, और इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था कुल्ले माला। कौन सा, कुल्ले माला। और इस कुल्ले माला में लिखा कि राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम क्या है, मरुवाणी। कौन सी, मरुवाणी। क्योंकि जब ये आए थे उस समय इस राजस्थान को मरु प्रदेश कहते थे, इसने कहा वहाँ के लोगों की वाणी कौन सी है, मरुवाणी। और इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है, 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितनी भाषाओं का उल्लेख, तो 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया। तो ये बात याद रख लेना, एक और दो दोनों सही है, और दोनों सही है, तो ये लो साहब, सी इज राइट आंसर। उसके बाद में देखो अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, और इसका नाम बताइएगा क्या है सवाल, कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान अजमेर में है क्या। देखो, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पे है, जोधपुर में है साहब, जोधपुर में, है ना। और एक संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में, और दूसरा कौन सा है, संगीत नाटक अकादमी भी यहीं पे ही है ना। संगीत नाटक अकादमी जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, नाटक अकादमी जो थी वो भी यहीं पे बना हुआ है। तो जोधपुर में दो संस्थान आप याद रख सकते हो। तो ये कथन तो गलत है। कथन इसकी स्थापना हस्तलिखित ग्रंथों के संरक्षण, हाँ, हाथ से लिखे हुए ग्रंथों का संरक्षण जरूर होता था इसमें, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में, पर अजमेर में नहीं है। इसका मतलब दो सही है, दो सही है, ये लो, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। याद रह जाएगी क्या बात।
उसके बाद में अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे कथन ये क्या है, अथाई गांव की चौपाल को बोलते हैं। बिल्कुल, मारवाड़ में अथाई गांव की चौपाल को ही कहते हैं। ओड़ू गीत विवाह से विदाई के समय गाया जाता है। ओड़ू याद में, विदाई के समय में याद में गाए जाते हैं, है ना, इसलिए याद रख सकते हो। और विदाई शब्द जैसे आ जाए तो जो जाने वाली लड़की होती है उसको सीख देते हैं, इसलिए और गीत भी कौन सा होता है, शिखड़ली गीत भी होता है ना, ये सीख देना। और किसको, कि भाई कोयल बाई सिंध चली, कौन चली, कोयल बाई, तो ये कोयल बाई जाएगी, इसलिए कोयल बाई सिंध चली, ये दोनों के दोनों विदाई के गीत ही होते हैं। ये बात भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ से ये दोनों के दोनों बिल्कुल राइट आंसर है, दोनों सही है। उसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, यहाँ पे कथन ये क्या कहता है कि अरबी फारसी शोध संस्थान अजमेर में है। नहीं, ये तो टोंक में है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे है, टोंक में है, जिसकी स्थापना यहाँ पे 1978 में हुई थी। याद रख सकते हो, ये अरबी फारसी शोध संस्थान जिसे कसरे इलम भी कहा जाता है ना, ये तो टोंक में है। और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी कुरान रखी हुई है। ये बात सही है कि यहाँ पे कुरान जरूर रखी हुई है बड़ी, जो अपने कुछ डाटाओं के अकॉर्डिंग मानी जाती है कि सबसे बड़ी है, पर आपके सवाल के अकॉर्डिंग भी ये सबसे बड़ी मान के ही पूछा गया है। इसलिए याद रख सकते हो कि पहला तो गलत है, एक गलत है, दूसरा तो सही है, याद रख सकते हो। उसके बाद में अगला सवाल देखो, बीजड़ों हाथ के पंखे को कहा जाता है। गाँव में गर्मियों के टाइम में लकड़ी का जो होता है पंखा, उसको बीजना कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। निनाण, नीनाण का अर्थ फसल की सिंचाई होता है। सिंचाई करने को निनाण क्यों कहेंगे, उसमें खरपतवार जो होता है उसको निकालते हैं ना, वो खुदाई करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, निनाण। इसका मतलब केवल एक सही है यहाँ पे, ये शब्दावली है भाई साहब। उसके बाद में यहाँ पे कथन ये क्या कहता है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है, अभी बता ही दिया था। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है। साहित्य अकादमी कहाँ पे है, उदयपुर में। जो कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है, मधुमती। कौन सी, मधुमती पत्रिका जो होती है उसका प्रकाशन करती है ये। तो ये याद रख सकते हो, ये बीकानेर में नहीं है। बीकानेर में राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बनी हुई है 1955 में, जिसकी स्थापना हुई थी। तो ये कथन गलत है, इसमें केवल एक सही है, इसका मतलब ए इज राइट आंसर हो गया। उसके बाद में कथन एक पग फेरो मणि मधुवर की पुस्तक है। बिल्कुल है भाई साहब। बोल बारमली, सत्य बोल बारमली, तो यहाँ पे ये बोल बारमली सत्य प्रकाश जोशी की है ना। एक इनकी पुस्तक है राधा, ये पूछी जाती है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1960 में। जो बाकी की लड़ाई झगड़े वाली पुस्तकें हैं, उसी प्रकार यहाँ पर लड़ाई को रोकने के लिए जो पुस्तक बनाई गई थी वो राधा होती है, जिसमें कृष्ण को कह के राधा और युद्ध को विराम करती है, जो रोकने का काम करती है। ये बात याद रख सकते हो। तो यहाँ से दोनों के दोनों बिल्कुल राइट आंसर होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है कि 23 नंबर में स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम को पुराने से नया, पुराने से नए को पहचानिए। हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई थी, ये 1669 में। हिंदी ग्रंथ अकादमी याद रख सकते हो। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे 1958 में। 1958 में जो उदयपुर में बनी हुई है ना। और संगीत नाटक अकादमी ये 1957 में, 57 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई है। अब आप याद रख सकते हो, देख लो इसमें कौन सी शुरुआत से आ जाएगी। तो सबसे पहले आनी चाहिए संगीत नाटक अकादमी। कौन सी आनी चाहिए, संगीत नाटक अकादमी जो होती है, या तो वो आनी चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले देखा, बताओ इसमें क्या आएगा उत्तर। पहले संगीत नाटक अकादमी आ जाएगा, उसके बाद में साहित्य अकादमी, और फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी, फिर साहित्य अकादमी, फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी आ जाएगा। तो इसका मतलब देखो, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसका मतलब बी इज राइट आंसर। ए नहीं है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, संग्रहालय और पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताइएगा। पश्चिम से, पश्चिम में सबसे पहले जोधपुर आता है क्या, नहीं, उससे पहले कौन सा आता है, जैसलमेर आता है। तो यहाँ से पकड़ो, देखा जैसलमेर कौन से में, ये रहा जैसलमेर, फिर जोधपुर आता है, फिर जयपुर आता है, फिर भरतपुर आता है। ये लो, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। तो ये तो सबको ही पता है। तो पश्चिम से इधर सबसे इधर कौन सा होता है। राजस्थानी भाषा के विकास का सही भाषाई क्रम बताइएगा। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे सबसे पहले कौन सी भाषा हुआ करती थी, इंडो आर्य भाषा। बहुत सारी भाषाओं का समूह होता है, कोई अकेली भाषा नहीं होती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कौन सी आती है, वैदिक संस्कृत, है ना। तो ये वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद लिखे गए थे, वो वैदिक संस्कृत हुआ करती थी, जो वेद लिखे गए। उसके बाद में ये टूटी दो में, एक टूटी जिसको लिखने की भाषा हम कह सकते हैं वो संस्कृत होती थी, और जिसको बोलने की भाषा हम कहते हैं वो पाली होती है। पाली बोलने की थी, फिर ये टूटी किसमें, सौरसैनी प्राकृत में। अपने को तो सौरसैनी प्राकृत याद रखना है, यानी कि पाली किसमें टूटी, प्राकृत में। प्राकृत सरल रूप होता है। उसके बाद में प्राकृत किसमें टूटी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत टूटती है गुजरी अपभ्रंश में। किसमें, गुजरी अपभ्रंश। अपभ्रंश और भी सरल रूप हो गया, तो याद रखो अपभ्रंश का मतलब ही सरल होता है। तो ये गुजरी अपभ्रंश में टूटी, और गुजरी अपभ्रंश में टूटने के बाद और फिर ये टूटती है किसमें, ये राजस्थानी और गुजराती। दो भाषाओं का विकास एक साथ हुआ है, राजस्थानी और गुजराती। तो इसका सही क्रम ये याद रख सकते हो। इसका मतलब है ये आप हो, ये आपके दादा, अपने पिता, और ये आपके दादा,
और ये आपके परदादा है ना। तो याद रख सकते हो ये क्रम होता है जिसके बारे में आप याद रखो। तो यहाँ से देखो सबसे पहले संस्कृत हो गया, क्योंकि संस्कृत आ गया तो संस्कृत पहले आना चाहिए सबसे पहले, फिर उसके बाद में आना चाहिए पाली, पाली हो गया, फिर उसके बाद में सोर्स यानी प्राकृत होगा, प्राकृत होगा, फिर अपभ्रंश होगा और फिर राजस्थानी होगा। इसका मतलब यही है, ए इज राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो सबको पता होना चाहिए इस बात का, आप गलत नहीं कर सकते, है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे कि 26 जो होता है उसमें क्या है कि खेत की कृषि क्रियाओं को सही शब्दावली क्रम बताइएगा। हाड़, सूड़, लावणी, बीजनो। सबसे पहले तो सूड़ करनी पड़ती है, क्योंकि सूड़ करेंगे तभी अपन खेती करते हैं। सूड़, फिर हाड़ काटने वाले, फिर बिजाई और फिर लावणी। इसका मतलब सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बोलियों का उत्तर से दक्षिण की सही भौगोलिक क्रम बताइएगा, है ना। यहाँ पे आपको देखना है उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर में, राजस्थान के उत्तर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इस वाले एरिया में कौन सी होती है? मेवाती होती है। इससे पहले यहाँ उत्तर आ जाता तो ये शेखावाटी होता। अब आप मिलान करते हुए चलते चले जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। फिर इसके बाद में यहाँ पे ढूंढाड़ी आ गया। कौन सी आ गई? ढूंढाड़ी आ गई। इधर ये कौन सी होती है? मारवाड़ी होती है, तो ये मारवाड़ी याद रख सकते थे। उसके बाद में ये अरावली हो गया। अरावली की इस तरफ ये कौन सी होती है? यहाँ पे हाड़ौती होती है। हाड़ौती के नीचे फिर ये इधर मालवा है, तो यहाँ पे कौन सी होती है? मालवी होती है। और इधर ये कौन सी होती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी होती है। और ये वाला एरिया जो है ये सब कौन सा एरिया बोलाता है? ये मेवाड़ी होता है। तो ये सबको पता चल गया। अब आप इसमें देख लो कौन कौन सी पूछ रहा है। तो यहाँ पे शेखावाटी थोड़ी है, नहीं है, तो मेवाती पहले आएगा। पहले कौन आएगा? मेवाती आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे उत्तर में यही है। फिर मेवाती के बाद ढूंढाड़ी आ जाएगा। ढूंढाड़ी के बाद में मालवी या निमाड़ी। ऐसे नहीं हो सकता, है ना, मालवी निमाड़ी। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि मालवी निमाड़ी की बोली है, तो जो सबसे ज्यादा झालावाड़ में बोली जाती है, तो ये इसी की उपबोली कहलाती है। तो मालवी निमाड़ी तो एक ही बात हो सकती है। सबसे पहले मेवाती, फिर औरों में नहीं है ना, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ए इज राइट आंसर। उत्तर से दक्षिण की ओर तो यही होगा। अब उसके बाद में अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे साहित्यिक युगों का सही कालक्रम बताइएगा, है ना। साहित्यिक युग का सही कालक्रम बताइएगा। अपने राजस्थान का जो साहित्य होता है इसके 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसको 4 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, सबसे पहले आप याद रख सकते हो प्राचीन साहित्य। कौन सा? प्राचीन साहित्य जो था वो प्राचीन राजस्थानी साहित्य जो होता है। उसके बाद में यहाँ पे प्राचीन के बाद पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे उत्तर मध्यकाल होता है। कौन सा? उत्तर मध्यकाल होता है। ये बात आपको याद रख लेनी है, ये साहित्य को कालक्रम होता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है? आधुनिक। तो ये 4 हो गए, आपको इन सब का पता चल गया। ये लो साहब। अब यहाँ से आप सभी को बता दें, पहले का जो क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? तो पहला लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, तो वीर गाथा काल कहते हैं पहले वाले को। फिर दूसरे में यहाँ पे भक्ति, क्योंकि यहाँ पे भक्ति का बड़ा केंद्र था, तो भक्ति काल याद रख सकते हो। भक्ति में भक्ति काल हो जाएगा। उत्तर मध्य काल किसका होता है? नीति या रीति काल। नीति या रीति काल जो होता है, जिसमें नीति और रीति के दोहे चलते हैं। उसके बाद में आधुनिक जो होता है इसको कहते हैं अन्य विषय। इसमें अन्य विषयों पे काम किया गया है, याद रखिएगा, अन्य विषय हो गए। उसके बाद में वीर गाथा काल का जो टाइम पीरियड है, मैं इधर लिख रहा हूँ, इनका टाइम पीरियड क्या होता है? 1050 से यहाँ 1450 तक का काल था। उसके बाद में भक्ति काल जो होता है इसका 1450 से 1650 तक का काल कहलाता है ना। उसके बाद में रीति या नीति काल का 1650 से और 1850 का काल कहलाता है ना। उसके बाद में ये अन्य विषय जो होते हैं इनका 1850 से और अब तक का काल कहलाता है। इस समय में ये पुस्तकें जो लिखी गई हैं इन्हीं कालों पे लिखी गई हैं। रीति नीति के दोहे लिखे गए हैं, भक्ति से संबंधित बातें, वीर गाथा लड़ाइयों से संबंधित बातें। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? प्राचीन काल। तो प्राचीन काल, फिर पूर्व मध्यकाल और फिर आधुनिक। आधुनिक इसलिए क्योंकि उत्तर मध्यकाल नहीं दे रखा, इसका मतलब आधुनिक तो पहला ही उत्तर हो जाएगा इसका। आप याद रख सकते हो, सबसे पहले यहाँ प्राचीन काल ही होता है, जिसका पूरा सीक्वेंस मैंने बता दिया है। आभूषणों के सिर से पैर का सही क्रम कौन सा होता है? पाजेब तो पैर में होता है, पाजेब किस में होता है? पैर में। ये कमर में होती है, हसली गले में होती है, मेमंद माथे पे होता है ना। सबसे पहले माथा, माथा मतलब मेमंद, तो ये माथा ही होगा। सबसे पहले माथा यानी कि सिर, सिर पे कौन सा आएगा? मेमंद। ये किस में होती है? गले में, है ना, गले में होती है। आपको ये भी याद रख लेना, एक की पॉइंट देखो, जो भी गले की होती है, गले में जो भी पहने जाते हैं वो सब है से होते हैं। जैसे हमेल होता है ना, एक होता है हाकर, है ना, हाकर होता है। एक होता है हंसहार, हंसहार भी होता है ना, है वाले। एक होता है चंद्रहार, इसमें भी है आ गया, हार हो गया। उसके बाद में यहाँ पे असली भी होती है, असली होती है, और एक होता है हार। तो ये सब है वाले जितने भी होते हैं ये अधिकांशतः गले के ही होता है। देख लो, असली हो गया, फिर कमर का हो गया ये पाजेब। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आप सबको इस बारे में पता भी होना चाहिए। उसके बाद में लास्ट देखिएगा नंबर 30, संग्रहालय की स्थापना का सही ऐतिहासिक क्रम बताइएगा। हाँ, यहाँ पे बताओ
सही ऐतिहासिक क्रम कौन सा कहलाता है? तो सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा आएगा। जल्दी बताओ, दिखाइए। आपका लास्ट सवाल है आज का, और इसको आपको याद करके बताना है कि सही ऐतिहासिक क्रम कौन सा होगा। सबसे पहले एल्बर्ट हॉल की स्थापना हुई थी 57 के, ये 79 के आसपास, याद रख सकते हो। और ये सबसे बाद में बने थे, है ना। गंगा म्यूजियम तो बहुत बाद में बना था। तो एल्बर्ट आर्ट पहले बना, और फिर राजपूताना म्यूजियम बना था, और फिर गंगा म्यूजियम बना था। याद रखो, एल्बर्ट आर्ट और राजपूताना म्यूजियम जो था वो, और उसके बाद में गंगा म्यूजियम जो था वो यहाँ पे बनाया गया था। तो ये सवाल ऐसा तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई, इनकी दो की डेट जो होती है ना, ये फिक्स नहीं होती। इसीलिए तो नहीं बताया मैंने भी, क्योंकि ये जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि एल्बर्ट हॉल जो होता है वो पहले बना था, इसकी डेट दे रखी है। राजपूताना म्यूजियम जो होता है वो अजमेर में एक बार बनाया गया था, फिर बाद में उसको वो कर दिया गया था। इसीलिए आप याद रख सकते हो। तो यहाँ से आप ऐसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये सीधा उन्होंने बना के दे दिया, कोई बात नहीं। चलो, ये आपके 30 सवाल जो थे राजस्थान कला और संस्कृति के, उनको मैंने करवाने का प्रयास किया है। आपको जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कोई ऐसा यहाँ से सवाल बहुत कम आते हैं, क्योंकि ऐसा कोई टफ चीज़ नहीं थी इसमें। सीधा ये संग्रहालय जो भी आते हैं, इनकी डेट भी अब आपको फिक्स कुछ एक की पूछी जाती है, सबकी नहीं पूछी जाती। सीधा ये पूछते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। तो ये बात आप याद रख सकते हो, आपको सबको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने इसको बताने का आपको प्रयास किया है। अब आगे की बातें जो हैं वो अगले सर आपके बारे में आपको डिस्कस करने वाले हैं। चलेगा, धन्यवाद। चलिए, अब जो सोल्व करेंगे हम हिस्ट्री के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखते हैं हिस्ट्री में क्या क्या है। तो हिस्ट्री में क्वेश्चनों को आप एक एक से मैच करते चलें सारे लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई, देखिए पहला एक कथन दे रखा है, एक कारण दे रखा है ना। कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है कि 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में आपसी विवाद काफी बढ़ गया था। बिल्कुल ये सही है। रीजन क्या था? मराठा आक्रमणों ने राजपूत रियासतों की आर्थिक और सैन्य स्थिति को पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। बिल्कुल राइट है कि एक ऐसी सिचुएशन आई कि मराठों ने लूटपाट भयानक की, और भयानक लूटपाट से इनकी आर्थिक और सैन्य शक्ति को ध्वस्त कर दिया था, जिसके कारण ये आपसी विवाद में ये कह सकते हैं आपसी विवाद भी बढ़ गया। और ये मान सकते हैं कि आर्थिक जो स्थिति थी, इस स्थिति के कारण ये माना जाता है कि आपसी विवाद बढ़ गया था। तो इसमें आर और ए क्या होते हैं, इसकी क्या करेगा व्याख्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध में पाती पेरवन की प्रथा को पुनर्जीवित किया था। यानी पाती पेरवन की प्रथा क्या है? पाती पेरवन की प्रथा होती है कि ऐसा पैटर्न जिसमें पत्र लिखकर राजाओं को युद्ध में आमंत्रित किया जाता है। तो पत्र लिखकर युद्ध के लिए आमंत्रित करना कहलाता है पाती पेरवन। राणा सांगा ने जीवित किया था। कारण वे विदेशी आक्रमणकारी बाबर के खिलाफ सभी राजपूत राजाओं को एक झंडे के नीचे इकट्ठा नहीं करना चाहते थे। बहुत शानदार बात मैं आपको बता देता हूं। पाती पेरवन का अर्थ है कि आप एक राजा है, और राजा अपने युद्ध में बाकी के भारत के राजाओं को, हिंदू राजाओं को पत्र लिखकर जो इनविटेशन भेजता था युद्ध में मेरे अंडर भाग लेने का, युद्ध लड़ने का, वो पाती पेरवन की प्रथा होती है। लेकिन यहाँ आपसे कथन में क्या कहा गया है? कारण में खिलाफ सभी राजपूत राजाओं को इकट्ठा नहीं करना चाहता था। भाई इकट्ठा करना ही तो पाती पेरवन प्रथा, नहीं कहां से आ गया? तो ये रॉन्ग है। तो ए सही है, आर गलत है। देखिए कथन सही है, कथन क्या है? कथन सही है, और कारण क्या है? गलत है। तो इसमें सी राइट आंसर जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा है कि कथन ए है, 1818 की आश्रित संधियों के बाद राजस्थान की आम जनता में अंग्रेजों के प्रति तीव्र असंतोष पैदा हो गया था। आश्रित संधि की जो अंग्रेजों द्वारा संधि की गई थी, इसे अपन संधि का नाम देते हैं आश्रित पार्थकव्य की संधि। इस संधि का जो नाम है, इस संधि का नाम है आश्रित पार्थकव्य की संधि। और आश्रित पार्थकव्य की संधि को लेकर अगर हम बात करें, तो ये संधि लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा चलाई गई थी, जिसको साइन करने के बाद राजस्थान के राजाओं को अपने अधीन करना होता था, जिनसे डील करनी होती थी कि हम आपको सैनिक सहायता देंगे, सुरक्षा देंगे, बदले में आपको सारी पावर हमें सुपुर्द करनी है। तो बिल्कुल असंतोष पैदा हो, जिससे राजा जो थे पूरी तरह से अंग्रेजों के पाले में चले गए, और जो जनता थी वो जनता के सर्वे सर्वा अंग्रेज बन बैठे, और अंग्रेज जबरदस्ती वसूली करते। तो इस जनता में राजा और अंग्रेजों के प्रति असंतोष फैल गया। सही है ना। दूसरा कारण क्या है? अंग्रेजों ने रियासतों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करना और बाहरी खराज वसूलना शुरू किया। रीजन यही था, क्योंकि अंग्रेजों का मेन मकसद यही था कि कैसे वसूली करना है। तो राजाओं के जब इनको अधिकार दे दिए, तो उन्होंने जनता से वसूली की, जिससे जनता में असंतोष पैदा हुआ। यही रीजन है, यही इसका क्या है रीजन।
अगला है कि कथन में राजस्थान में मराठों का सबसे पहला प्रवेश बूंदी रियासत में हुआ था। बिल्कुल, बूंदी रियासत में हुआ था और मराठों को सबसे पहले बूंदी की रानी थी अमरकवरी। यानी जयपुर के एक राजा हुआ करते थे सवाई जयसिंह, और जयपुर के जो राजा थे सवाई जयसिंह, उस सवाई जयसिंह के बारे में मानते कि इनकी एक बेटी थी और एक इनकी बहन थी। एक इनकी बेटी थी और एक इनकी बहन थी। बेटी जो थी, बेटी का नाम था किशन कंवर। क्या नाम था? किशन कंवर था। और जो बहन थी उनका नाम था अमर कंवरी। बहन का क्या नाम था? अमर कंवरी था। और ये बताते हैं कि इन दोनों की शादी बूंदी में हुई। किशन कंवर की शादी हुई थी दलेल सिंह से और इनकी शादी हुई थी बुद्ध सिंह से। और इन दोनों में उत्तराधिकारी जंग छिड़ गई तो सवाई जयसिंह से बहन ने भी मदद मांगी है, बेटी ने भी, लेकिन सवाई जयसिंह ने साथ किसका दिया? दलेल सिंह का। इसलिए इसकी बहन को बड़ा बुरा लगा और इसने मराठों को इन्विटेशन भेज दिया, मराठों को बुलाया। तो मराठों को आमंत्रित किया और मराठों को आमंत्रित बूंदी में सबसे पहले अमर कंवरी ने किया, इसलिए मराठा सबसे पहले कहाँ है? बूंदी है। बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि आमेर के सवाई जयसिंह ने बूंदी के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी की थी। तो इस व्यक्ति ने दखलंदाजी की, तभी मराठों को बुलाया गया। ये रीजन भी सही है। तो एक कारण आपको सही है, ए और कारण दोनों सही है और आर ए की क्या करता है? व्याख्या। रीजन हो गया। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करेंगे भाई, अगला है कि मध्यकालीन में राजस्थान में बनाए गए किले सिर्फ सुरक्षा के साधन थे? ये किले कला संस्कृति बेहतरीन स्थापत्य के मुख्य केंद्र भी थे? नहीं, कला और संस्कृति के तो कोई केंद्र नहीं थे। हाँ, ये कह सकते हैं, ये बिल्कुल राइट है, लेकिन बिल्कुल केंद्र तो थे, लेकिन और भी संस्कृति के केंद्र थे। तो ऐसे नहीं कि किले ही सुरक्षा और संस्कृति और सब चीज के ये कह सकते प्रतीक थे। तो इसमें व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद अगला, नीचे दिए गए युद्धों का सही होने का क्रम क्या है? देखिए, खानवा युद्ध आपको दे रखा है। खानवा युद्ध का कार्यकाल है भाई, खानवा युद्ध कब हुआ? खानवा युद्ध हुआ था 1527 में। खानवा युद्ध कब हुआ? 1527 में हुआ। तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। गिरिसुमेल युद्ध हुआ 1544 में और हल्दी घाटी युद्ध हुआ 1576 में। यदि आप मैच करोगे तो सबसे पहले 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 4 आएगा। 2 1 3 4 कहीं आ रहा है क्या? 2 1 3 4, ये लीजिए 2 1 3 4 आपको बिल्कुल राइट करना है। ठीक है, चलिए, मराठा हस्तक्षेप से जुड़ी इन घटनाओं का सही क्रम क्या है? कि मराठों से जुड़ी कुछ घटनाएं इनको आप देखिए। तो सबसे पहले जो हुरडा सम्मेलन है, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1734 में हुआ। तुंगा युद्ध कब हुआ था? ये 1787 में हुआ। कृष्णा कुमारी विवाद कब हुआ? 1807 में हुआ। और बूंदी उत्तराधिकार जो संघर्ष है वो लगभग 1731 में हुआ था। ये अब आप मैच कर लीजिए, इसमें कौन सा आएगा? तो इसमें 4 आएगा। 4 के बाद क्या आएगा भाई? 1 आएगा। 1 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 3 आएगा। 4 1 2 3 कहीं आ रहा है क्या? 4 1 2 3 बिल्कुल क्लिक कर दीजिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद बात आती है, इसके बाद अगला है कि मुगल राजपूत संबंधों से मुगल राजपूत जो संबंध है उस संबंध से, रिलेशन से कौन सा तथ्य गलत है और कौन सा तथ्य सही है? क्रम बताना आपको। कि नागौर दरबार, अकबर ने राजपूत राजाओं को अधीन करने के लिए 1570 में नागौर दरबार लगाया। आमेर का मुगलों से वैवाहिक संबंध कब हुआ? 1562 में सांभर में वैवाहिक संबंध हुआ था। सांभर में कहाँ हुआ भाई? सांभर में। और ये बात है 6 फरवरी की, बात है 6 फरवरी 1562 की। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? तो ये हुई थी 1615 में और पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। अब इसको मैच कर लीजिए। अब देखिए, बहुत आसान हो गया, अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। तो इसमें आप करोगे 2, 2 के बाद आप क्या कर दोगे? 1, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 4। 2 1 3 4 कहाँ है? देखो 2 1 3 4 क्लिक करो, ये दीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। अगला है, देखिए, दिल्ली सल्तनत के राजस्थान पर आक्रमणों का सही क्रम पहचाने। दिल्ली में आक्रमणों का कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किए तो दिल्ली में उनका क्रम क्या है? तो दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किए। रणथंभौर पे किया था 1301 में, चित्तौड़ में किया था 1303 में, सिवाना में किया था 1308 में और जालोर में किया था 1311 में। तो इस टाइप के आपको तथ्य पढ़ना है। अब देखिए, इसमें क्या है? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4। 1 2 3 4 बिल्कुल सीधे सीधे दे रखा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए, इसके बाद है राजपूत रियासतों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब EIC कंपनी के साथ की गई संधियों का क्रम क्या है? कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई हैं तो वो किस किस के द्वारा की गई हैं? तो आप देखिए किस किस ने संधि की है। तो सबसे पहले भरतपुर ने संधि की है।
भरतपुर ने संधि कब की? 1803 में। करौली ने जो संधि की है वो कब की? 1817 में। सिरोही ने जो संधि की है वो कब की? 1823 में। और कोटा ने संधि कब की है? तो ये की 1817 में। अब मुद्दा ये कि आपको पहले तो पता चल गया, एक तो आएगा ही आएगा, है ना। अब दूसरा तथ्य देखिए, आपको 2 मैच हो रहे 17, तो करौली ने जो संधि की है 1817 में वो 9 नवंबर को की, और कोटा ने जो संधि की है वो की है 26 दिसंबर में। कब की है? 26 दिसंबर में। अब किसको लोगे? पहले करौली को लोगे, तो 2 आ गया, 2 के बाद 4 आ गया, और 4 के बाद 3। 1 2 4 3 देखिए कहाँ है? 1 2 4 3, खटाक से बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 2 4 3, 1 2 4 3, क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा जोड़ा या युद्ध शासक सुमेलित है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है आपको बार बार। तो खातौली युद्ध से संबंध है राणा सांगा का, बिल्कुल बिल्कुल। राणा सांगा ने खातौली युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसको हराया था? राणा सांगा ने हराया था इब्राहिम लोदी को। बात को एक तो बात ये हो जाएगी, दूसरी बात ये हो जाएगी, सारंगपुर युद्ध में राणा कुंभा ने, ये युद्ध हुआ 1437 में, और यहां इन्होंने महमूद खिलजी को, मालवा का राजा था महमूद खिलजी, इसको कूटा है भाई, पटक के कूटा था। खिलजी फर्स्ट था, बिल्कुल सही है। इसके बाद मतीरेरी राढ़ युद्ध है अमर सिंह राठौड़ 1544 में, इन्होंने बीकानेर के राजा कर्ण सिंह से युद्ध लड़ा है। किससे युद्ध लड़ा? कर्ण सिंह से लड़ा था, बिल्कुल राइट। इसके बाद पाइबा साहिबा का युद्ध है, ये है 1541 में, और 1541 में महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था मानसिंह से। बताओ भाई, अब आसान हुआ है नहीं हुआ? बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब मैच करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 2। सबसे पहले कौन सा आएगा? 2 1437 में, फिर आएगा खातौली 1, 1 के बाद आएगा भाई 4, और 4 के बाद कौन सा आएगा? 3। 2 1 4 3 कहीं आ रहा है क्या? लेकिन आपसे सुमेलित नहीं है, आपको सुमेलित नहीं है वो आपको पढ़ना है। सुमेलित नहीं है तो सांगा है, सुमेलित नहीं है पाइबा साहिबा, देखिए बिल्कुल नहीं भाई, ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। 1541 में हुआ, लेकिन राणा प्रताप के बीच में नहीं हुआ, ये गलत है। पाइबा साहिबा का युद्ध हुआ है 1541 में, और 1541 में ये युद्ध हुआ था राव मालदेव और बीकानेर के राजा थे राव जैतसिंह। कौन थे? राव जैतसिंह थे। इसमें राव जैतसिंह मारे भी जाते हैं युद्ध में, और जैतसिंह की इस युद्ध में हुई है हार, और ये मारे गए। मालदेव किस युद्ध में हुई है? जीत। ये मान लीजिए, ये गलत है तो राइट। आपसे असुमेलित पूछा, सुमेलित नहीं है वो पूछा है, बिल्कुल राइट हो गया। इसके बाद अगला है कि मराठों के खिलाफ अभियान या संधि, मराठों के खिलाफ अभियान या संधि का कौन सा मिलान गलत है? कि मराठों के खिलाफ कोई अभियान हुआ, संधि हुई, उसका मिलान कौन सा गलत है? क्या ये आप बता सकते हो क्या? देखिए बहुत शानदार पॉइंट है। यहाँ महाराणा ये बता सकते हैं, हुरडा सम्मेलन है। हुरडा सम्मेलन से संबंधित मेवाड़ शासक जगत सिंह, बिल्कुल जगत सिंह मेवाड़ से आए थे, और यही इसके बने थे अध्यक्ष। यही क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। इसके बाद तुंगा के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह, बिल्कुल सवाई प्रताप सिंह, और साथ में विजय सिंह। साथ में कौन थे? जोधपुर के विजय सिंह थे, विजय सिंह थे। और युद्ध में सामने कौन था? युद्ध में सामने कौन था? तो युद्ध में सामने था बरसेज मराठा। कौन थे? मराठा। और मराठों में भी आपसे पूछा जाए, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया। विवाद, और इसके बाद है कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद जोधपुर राजा मानसिंह और किसके बीच था? और ये जयपुर के राजा, जयपुर के जगत सिंह सेकंड, जयपुर के जगत सिंह सेकंड के मध्य था। इन दोनों के बीच में कृष्णा कुमारी से शादी करने के दौरान ये विवाद हुआ है। ठीक है। ब्रिटिश 1818 में ब्रिटिश संधि जो है वो सवाई जयसिंह द्वारा, सवाई जयसिंह ने नहीं की। वही अंग्रेजों से जयपुर का जो राजा जिसने संधि की थी वो सवाई जयसिंह कतई नहीं थे। जयपुर के राजा जिसने अंग्रेजों से संधि की थी, तो अंग्रेजों की संधि करने वाला जयपुर शासक, अंग्रेजों से संधि करने वाला, अंग्रेजों से संधि करने वाला जयपुर शासक, बात को ध्यान रखना, अंग्रेजों से संधि करने वाला जयपुर शासक जो था वो कौन था? तो जगत सिंह सेकंड था, जिसे बदनाम शासक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बदनाम राजा। अंग्रेजों से संधि करने वाला जयपुर का पहला राजा था जगत सिंह सेकंड, जिसे बदनाम राजा कहते हैं। सुमेलित नहीं है वो छांटना, और ये यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बिल्कुल क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं। चलिए 1:30 बजे, 1:30 बजे।
तो अब अगला जो क्वेश्चन है वो अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की संस्कृति और स्थापत्य का कौन सा मिलान गलत है। तो आपको ये मैच करना और इसमें आपको राइट करना है। जैसे विजय स्तंभ दे रखा है चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल सही है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में दे रखा है, बिल्कुल सही है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अत्रि भट्ट और महेश भट्ट द्वारा, बिल्कुल सही है भाई, ये भी सही है। कुम्भलगढ़ दुर्ग का शिल्पी नाथा था, नहीं नाथा नहीं था, इनका शिल्पी था मंडन। इनका शिल्पी कौन था, मंडन था। इसलिए आपको असत्य छांटना है तो ये राइट चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, राइट। नाथा कौन था, नाथा कुंभा के दरबार में रहने वाले विद्वान का नाम है। कुंभा और कुंभा के जो दरबारी थे उन दरबारियों में से एक था, और दरबारी थे जिनमें पहला दरबारी था मंडन, दूसरा दरबारी था इनका भाई था नाथा, और मंडन का बेटा था गोविंद। ये इनके दरबारी थे, ये इनके दरबारी थे। और नाथा के द्वारा एक बुक लिखी गई थी और बुक का नाम था वास्तु मंजरी। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, किताब का नाम था वास्तु मंजरी। गोविंद द्वारा जो किताब लिखी गई वो थी द्वारदीपिका, द्वारदीपिका। सार समुच्चय, सार समुच्चय, व्याधियों का निदान, व्याधियों का निदान, और कलानिधि। तो इस टाइप से आप देखोगे तो ये जो मंडन था ये कुम्भलगढ़ का शिल्पी था। ये कुम्भलगढ़ का क्या माना गया है, ये था कुम्भलगढ़ का शिल्पी। ठीक है, डिजाइन इसके द्वारा बनाई गई थी। ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश अधिकारी पॉलिटिकल एजेंट जो पीए थे, पीए हुआ करते थे, और रियासत का कौन सा मिलान गलत है। तो देखिए पीए जैसे दे रखा है आपको, मेजर बटन दे रखा है कोटा का, बिल्कुल सही है। मेवाड़ का मेजर सावर्स, बिल्कुल सही है। जेडी हाल सिरोही का था, और मेजर ईडन का था कोटा का। जयपुर का था, तो जोधपुर दे रखा है आपको, जोधपुर दे रखा है, तो ये गलत है। क्यों गलत है भाई, यहां देखिए आपको जोधपुर का जो पीए था वो मैकमैशन था। जोधपुर का जो पीए था उस जोधपुर के पीए का नाम था मैकमैशन, और जो जयपुर का पीए था उसका नाम था मेजर ईडन, या विलियम ईडन कह लीजिए, मेजर ईडन कह लीजिए। भरतपुर का जो आपको नहीं दिया गया है, भरतपुर का था मॉरिसन, और मॉरिसन के कुछ समय बाद ही हट गया था, और इसकी जगह पे आ गया था निक्सन। निक्सन आ गया था। ये बात बताओ मुझे जल्दी से, पता है क्या। इसके अलावा प्रतापगढ़ का आपको नहीं बताया यहाँ, तो प्रतापगढ़ का कौन था, तो प्रतापगढ़ का था मेजर रॉक। प्रतापगढ़ का कौन था, मेजर रॉक। इस टाइप से ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन साहित्य और उनके लेखकों का कौन सा मिलान गलत है। यानी मिलान गलत देखना, देखिए किताबें दे रखी, उनके लेखक पूछे आपसे। चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासु सही है। कानड़दे प्रबंधन पद्मनाभ, वंश का भास्कर सूर्यवल मिश्र ने, हमीर महाकाव्य नरपति नाले। नहीं भाई, नरपति नाले की जो किताब है, ध्यान रखना, नरपति नाले की जो किताब है वो है बीसल देव रासो। कौन सी है, बीसल देव रासो है इनकी किताब। जबकि आपको जो पूछी है ना, आपको पूछी कौन सी है, आपको जो पूछी गई है वो पूछी गई किताब कौन सी है, वो है हम्बीर महाकाव्य। तो हम्बीर महाकाव्य का जो लेखक है वो है नैन चंद्र सूरी। हम्बीर महाकाव्य का जो लेखक है वो कौन है भाई, वो है नैन चंद्र सूरी। नैन चंद्र सूरी है, तो इसका मतलब राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए 1734 में वो हुरडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुगलों को राजस्थान से हमेशा के लिए बाहर निकालना, राजस्थान में मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, इंडिया कंपनी के साथ संधि करना, और राजपूत रियासतों की आपसी सीमा। नहीं भाई, मराठों के आतंक से मुक्ति चाहिए थे। राजस्थान का प्रत्येक राजा और प्रत्येक रियासत की जनता मराठों की लूटपाट और आक्रमणों से आतंकित थी, इसलिए उनसे मुक्ति चाहिए थी, और उनसे मुक्ति के लिए उन्होंने गठबंधन करने की कोशिश की, जिसको हमने हुरडा सम्मेलन कहा। बड़ा सम्मेलन, बड़ी मीटिंग की थी, और वो भीलवाड़ा में की गई थी, हुरडा में, जहाँ सारे राजस्थान के राजाओं को इन्वाइट करके वहाँ मीटिंग की गई, और मीटिंग में फैसला लिया गया कि वर्षा ऋतु खत्म होते ही हम सारे लोग कोटा के रामपुरा में इकट्ठे होंगे अपनी अपनी सेना लेकर, और मराठों से इकट्ठे लड़ेंगे। लेकिन ये असफल हो गया था प्लान, जिसलिए मराठों के खिलाफ ये बनाया गया संघ का था, संघ का नाम था। ठीक है, चलिए
राजस्थान की किस रियासत ने सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की थी? यानी सबसे अंत में किससे की? अंत में की है सिरोही से। अंत में किससे की है? अंत में की थी सिरोही से, और एक अंत में की गई थी 11 सितंबर 1823 को। ध्यान रखना, सबसे अंत में किससे की गई है? सिरोही से। सबसे पहले किससे की गई थी? करौली से। सबसे पहले करौली आश्रित पार्थक्य की सबसे पहले किससे की गई थी? करौली से। और एक कब की गई थी? 9 नवंबर 1817 को। यहाँ के राजा का नाम था हरबख्शपाल। क्या नाम था? हरबख्शपाल था। तो इस टाइप से इसको हम सोल्व कर देंगे, ठीक है, मैटर क्लोज हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति क्या था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाला कौन सा मुस्लिम सेनापति था? इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम, और खानवा युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम। तो दोनों के लिए सेम क्वेश्चन बनता। यदि राणा प्रताप का पूछते तो राणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था हाकिम खां सूर, और राणा सांगा का आपसे पूछा गया है तो राणा सांगा का था हसन खां मेवाती। इनका कौन सा था? हसन खां मेवाती। बस ये लीजिए, ये दोनों सेनापति थे। ये लीजिए, खत्म हो गया किस्सा। तो हसन खां मेवाती कहीं दिख रहा है क्या? लो भाई, हसन खां मेवाती। हाँ, हालांकि महमूद लोदी भी था, ये भी राणा सांगा की तरफ से लड़ा, लेकिन ये सेनापति नहीं था, ये केवल सामान्य रूप से भाग लिया था, अफगानी, है ना, ये अफगानी था। बताओ मुझे एक बार, बताएंगे सारे लोग, हाकिम खां सूर, हसन खां मेवाती में अंतर कर पाओगे? बिल्कुल। चलिए अगला क्या? मराठों ने राजस्थान में सबसे पहले चौथ कर किस रियासत में वसूला? दो तीन चीजें हैं। जैसे मराठों का सबसे पहले क्वेश्चन आता है तो पहली बात तो ये आती है, मराठा सबसे पहले आए कहां थे? सर्वप्रथम आए कहां? तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वप्रथम आए कहां थे, और एक आता है मराठों ने सबसे पहले सर्वप्रथम कर कहां वसूला? सर्वप्रथम कर कहां वसूला? तो दोनों बातें अलग अलग होंगी क्या? बिल्कुल सर, अलग अलग होंगी। तो सबसे पहले कर वसूला था मेवाड़ में है, और सर्वप्रथम आए कहां थे? बूंदी में। बताओ मुझे, दोनों चीजें अलग अलग हो गई क्या? सबसे पहले आने की जगह पूछी जाए तो बूंदी, और सबसे पहले चौथ वसूली, टैक्स वसूली हुई है तो कहां हुई है? मेवाड़ में। बताओ, जोरदार वाला आपसे चौथ पूछा है तो मेवाड़ आपको आंसर दे रखा है? नहीं भाई, मेवाड़ आपको दे रखा है तो मेवाड़ आपका राइट जाएगा, राइट जाएगा मेवाड़। अगला क्वेश्चन देखिए, 1832 में अंग्रेजों द्वारा राजपूताना एजेंसी की स्थापना कहां की गई? अरे भाई, जोरदार क्वेश्चन बोला है कि राजपूताना एजेंसी कहां हुआ करती थी। पहले हमारा जो राजस्थान था, ये राजस्थान है पतंगागढ़, समझना इसको, और राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी यहां हुआ करती थी। यहां हुआ करती थी राजपूताना एजेंसी, दिल्ली में। राजपूताना एजेंसी कहां हुआ करती थी? दिल्ली में हुआ करती थी, दिल्ली में। और इसको हमने क्या किया? इसको यहाँ ट्रांसफर करके यहाँ ले आए, और इसकी स्थापना हुई थी, स्थानांतरण कर दिया, और हम इसे दिल्ली से उठा लाए। और दिल्ली से उठाकर 1832 में कहाँ ले आए पता है आपको? अजमेर लाए थे। कहाँ लाए थे? स्थानांतरण करके अजमेर लाए, और अजमेर में इसका अधिकारी कहलाता था AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो आपका राइट क्या हो जाएगा? अजमेर। क्या हो जाएगा? अजमेर। ठीक है, अजमेर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए AGG का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बताइए, तो AGG ने अपना ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहां बनाया? तो यहां से बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो AGG का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय 1845 में माउंट आबू। कहां भाई? 1845 में कहां है? माउंट आबू बनाया गया था। आपको पता है राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, तो गर्मी के समय AGG कैसे रह गए ऐसी समस्या में? तो उनका 1845 में गर्मी, अब कहां रहोगे? माउंट आबू। भाई साहब, ठंडक में रहना आपको, है ना। चलिए अगला है, कथन दे रखे हैं, देखते हैं एक बार, कि कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का इतिहास का पिता कहते हैं। बिल्कुल राइट है। और इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी। बिल्कुल राइट है। दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, और इनमें ही इन्होंने राजस्थान के इतिहास को वर्णित करने की कोशिश की है। इसके बाद मराठों के राजस्थान में प्रभाव के बारे में सही कथन चुने, और इनका क्या है? पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1737 में अपनी माता राधाबाई के साथ राजस्थान की यात्रा की। नहीं भाई, राधाबाई अकेले आई थी। इनकी जो माँ थी राधाबाई, ये अकेले आई थी, पेशवा नहीं आए थे, अकेले आई थी। और इनका दो जगह से हम इनका निवास मानते हैं। जैसे राधाबाई हैं, और राधाबाई ने राजस्थान में दो जगह रेस्ट किया था, विश्राम किया था और यात्रा की थी। और उनमें एक जगह तो थी नाथद्वारा। एक तो ये यात्रा के लिए कहाँ गई थी? नाथद्वारा।
और एक गई थी ये कहाँ कहाँ गलताजी। एक कहाँ गई थी ये गलताजी गई थी। तो नाथद्वारा गई हैं और गलताजी गई हैं। नाथद्वारा में इनका मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह कौन थे भाई, संग्राम सिंह ने इनका अच्छा स्वागत किया है, अच्छी देखभाल रखी है। और गलताजी में सवाई जय सिंह ने इनका बड़ा स्वागत किया है, बड़ा ध्यान रखा है इनकी सुरक्षा का। तो इस टाइप से बाजीराव जो था वो इन दोनों राजाओं से प्रभावित हुआ, तो इनसे मिलने आया था। और सवाई जय सिंह से मिलने आए थे बमोला गांव, अजमेर का बमोला गांव है, जहां अजमेर के बमोला गांव में सवाई जय सिंह ने पेशवा से मुलाकात की थी। पेशवा से क्या की थी, मुलाकात की थी। और यहाँ मामला ये तो सही है, ये तो गलत है। अहिल्याबाई होलकर ने राजस्थान के कई टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, ये सही है। अहिल्याबाई ने कई टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। तो एक गलत है, दो सही है ना। एक गलत है और दो सही है। कहाँ है, तो आपको केवल क्या पूछा, सही पूछा है, तो केवल दो सही है। केवल कौन सा सही है, दो। अगला देखिए, ब्रिटिश संधियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। राजस्थान में सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली था, बिल्कुल। 1798 में इसको चलाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, बिल्कुल सही है। 1818 की संधियों का प्रारूप जॉर्ज पैड्रिक लॉरेंस ने तैयार किया, नहीं। ये जो 1818 की संधि है, संधि का नाम है आश्रित पार्थक्य की संधि। इस संधि का नाम है आश्रित पार्थक्य की संधि। आश्रित पार्थक्य की संधि 1817 से लेकर 1823 तक हुई है और इसको चलाने वाला था लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसको चलाने वाला कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस टाइप से ये गलत हो गया, तो केवल एक सही है। केवल क्या है, एक सही है। चलिए इसके बाद राजस्थान की मध्यकालीन संस्कृति के बारे में बताइए। राणा सांगा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, नहीं भाई। राणा सांगा को स्थापत्य कला का जनक नहीं, स्थापत्य कला का जनक हम कहते हैं, स्थापत्य कला का हम जनक कहते हैं, और वो कहते हैं राणा कुंभा को। स्थापत्य कला का जनक जो हम कहते हैं वो कहते हैं राणा कुंभा को। ये बात आपको मोस्टली याद करनी है। राणा कुंभा को स्थापत्य कला का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। तो दो सही है, एक गलत है। दो सही है, एक गलत है। चलिए मुगल प्रभाव के संदर्भ में देखो। जयपुर के सवाई जय सिंह ने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए 5 जंतर मंतर, 5 वेधशालाएं बनवाई थी, राइट है। इनके द्वारा 5 वेधशालाएं बनवाई थी, दिल्ली, मथुरा, काशी, उज्जैन, और एक बनवाई थी वही भरतपुर में, है ना, एक वाराणसी में। तो ये 5 वेधशालाएं, जहां जयपुर की वेधशाला को जंतर मंतर कहा गया। मुगलों ने राजपूत राजाओं के लिए मनसबदारी प्रथा चालू की थी, बिल्कुल। मनसबदारी प्रथा से ओहदा प्राप्त होता था, ओहदा के पता चलता था कि व्यक्ति का ओहदा क्या है अपने प्रशासन में। तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल राइट है, दोनों सही है। चलिए किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव स्थायी हो गई और राजपूतों का दबदबा कम हो गया? कौन सा ऐसा युद्ध था जिससे राजपूतों का, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव स्थायी हो गई, राजपूतों का दबदबा कम हो गया? इसका युद्ध का नाम है खानवा। खानवा युद्ध के बाद बाबर ने अफगानिस्तान से आकर यहाँ दिल्ली में और बताते आसपास के क्षेत्रों में मुगल वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद इन्हें हम कभी भी, मुगल सत्ता को हम कभी भी यहाँ से हटा नहीं पाए, परमानेंट हो गई थी। तो खानवा का युद्ध हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद मेवाड़ के किस शासक ने 1818 में अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? तो मेवाड़ के किस शासक ने 1818 में संधि की? तो ध्यान रखना, मेवाड़ का राजा जिसने अंग्रेजों से संधि की थी वो की थी भीम सिंह ने। भीम सिंह ने भी की थी 13 जनवरी 1818 को। 13 जनवरी 1818 को इनसे क्या कर ली है, इन्होंने संधि कर ली। इस बात को आपको मेनली ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा निर्धारण के लिए आवल बावल की संधि किनके बीच हुई थी? आवल बावल की संधि किस किस के बीच हुई? तो भाई आवल बावल की संधि हुई थी 1453 में, और ये हुई थी, एक साइड में तो कुंभा थे और एक साइड में कौन थे? एक साइड में कुंभा और एक साइड में थे जोधा, राव जोधा। एक साइड में कौन थे? जोधा थे। ये लीजिए, तो कुंभा और जोधा कहीं दिख रहे हैं क्या? ये लो भाई, कुंभा और जोधा हो गए। ठीक है, चलिए अंग्रेजों द्वारा गठित सैनिक टुकड़ी जोधपुर लीजन का मुख्यालय कहाँ था? जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी बनाई गई थी 1835 में और इसका मुख्यालय एरनपुरा में। कहाँ बनाया गया था? एरनपुरा में बनाया गया था। इसके बाद मराठा सरदार महादजी सिंधिया को किस युद्ध में राजपूतों ने मिलकर बुरी तरह पराजित किया था? मराठा सरदार महादजी सिंधिया, मराठा सरदार महादजी सिंधिया
को महादजी सिंधिया जो थे को किस युद्ध में राजपूतों ने मिलकर पराजित किया था? तो ये है तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध है 1787 में, जहाँ जयपुर के राजा प्रताप सिंह और मारवाड़ के राजा विजय सिंह ने मिलकर इनको क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है, तो ज्योग्राफी वाले सर आपका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए ठीक है। चलेगा भाई, ज्योग्राफी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रदीप सर ने आपको हिस्ट्री क्वेश्चन बता दिए हैं। तो ज्योग्राफी क्वेश्चन किस किस तरीके से मिलते हैं? तो 61 नंबर क्वेश्चन से 80 तक आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन दे रखा है क्या कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बांका पट्टी, बांका पट्टी मतलब कुंवर पट्टी, जहां नागौरी क्षेत्र के अंदर की अगर बात करें तो नागौर के अंदर दोस्तों फ्लोराइड युक्त मतलब मृदा के अंदर क्या मिलते हैं? या सॉल्ट मिलते हैं, NaCl आप लोगों के पाया जाता है, या Na2SO4 आप लोगों के मिलेगा, सोडियम सल्फेट मिलेगा। और यहाँ के पानी को लगातार सेवन करने से दोस्तों, सेवन करते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं उनके शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। और फ्लोरोसिस नामक रोग के कारण इनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कैसे भाई? हड्डियां कमजोर हो जाती है। और हड्डियां कमजोर होने से यहां ऐसा माना जाता है जैसे मान लीजिए आप लोगों के कुबड़ निकल गया है। क्या निकल गया भाई? कुबड़ निकल गया है। तो यह जो क्षेत्र है वो नागौर से कहां पर मिलेगा? तो नागौर से अजमेर के मध्य में नागौर से अजमेर के मध्य में आप लोगों को मिलता है। तो देख लीजिएगा, तो बांका पट्टी की समस्या के लिए प्रमुख अधिक रूप से कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर आप लोगों के उदयपुर राजसमंद है, नहीं होगा, कोटा बूंदी नहीं होगा, अजमेर नागौर दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपने किया होगा, सी ऑप्शन याद रखना है। बिल्कुल क्लियर है क्या? चलेगा, अगला प्रश्न कौन सा है? जल्दी से आप लोग भी किया करें, क्योंकि आपने परीक्षा दी है इसकी तो आपको पता होगा। वो जो परीक्षा के अंदर आए हुए हैं वो सब आप लोगों को यही मिल रहे हैं। एक बार शेयर कर दो सेशन को, जल्दी से शेयर करना है। जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर कर दीजिए, और फिर देखते हैं आगे क्या मिलने वाला है। रामगढ़ क्रेटर जिसे भू धरोहर स्थल का वैश्विक दर्जा प्राप्त है, रामगढ़ क्रेटर कहां पर है? सब जानते हैं इसको कि यहां पर एक आसमानी उल्का पिंड एस्ट्रॉइड जो है वो यहां पर गिरा था। तो उल्का पिंड का गिरना यहां पर हुआ था। और यहां पर एक झील का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ भाई? झील का निर्माण हुआ, जिसके रामगढ़ के अंदर ये गिरी थी। तो रामगढ़ के अंदर रामगढ़ क्रेटर का निर्माण आप लोगों के हुआ है। और यह राजस्थान के 12 जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर भाई? 12 जिले के अंदर आपको मिलता है। तो रामगढ़ क्रेटर 12 के अंदर है। ए ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया होगा जिन्होंने ए ऑप्शन किया है। चलिएगा, बहुत बढ़िया है। अनशन नहीं चलना है, किसी को भी जवाब देना है आप लोगों को, है ना? चलेगा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रोजेक्ट गोड़ावन। गोड़ावन जो प्रोजेक्ट है, गोड़ावन जो है राजस्थान के अंदर मिलता है। विश्व के अधिकांश जो गोड़ावन है वो राजस्थान के अंदर मिलेंगे। और राजस्थान के अंदर आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है राजस्थान का राज्य पक्षी है। क्या भाई? राज्य पक्षी आप लोगों को मिलेंगे। और आप लोगों को पता है कि इनकी संख्या निरंतर कम हो रही है, निरंतर आपके कम हो रही है। आप लोगों को पता है 2013 के अंदर, और 2013 के अंदर क्या प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन वस्टर्ड जो आप लोगों के प्रोजेक्ट है वो आप लोगों को चलाया गया था। तो गोड़ावन पक्षियों की शरण स्थली आप लोगों को यहाँ सेवन घास मिलती है। इसके अंदर दोस्तों सेवन घास के अंदर ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। प्रजनन स्थली बना रखी है। तो सेवन घास है जो आपके जैसलमेर के अंदर आप लोगों को मिलती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट गोड़ावन मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय संकट के समाधान के लिए चलाया जा रहा है? तो यह अवैध शिकार के लिए, यहाँ के लिए जलवायु परिवर्तन प्रभाव के लिए। तो हाई टेंशन बिजली लाइनों से पक्षियों की मौत होती है, तो इसके लिए चलाया जा रहा है। तो डी ऑप्शन आप लोगों को ध्यान रखना है कि गोड़ावन पक्षी जैसे उड़ान बढ़ता है, थोड़ा सा उड़ता है, तो जो हाई टेंशन बिजली के तार हैं उनसे चिपक जाता है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है ना। चलेगा, अगला प्रश्न कौन सा है भाई? अगला प्रश्न देखिएगा, सबको पता है। यहां दे रखा है अरावली पर्वत के क्षरण का प्रमुख कारण क्या है जिससे थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है? आपको पता है ना, अरावली पर्वत राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। कैसे? कि जैसे मान लीजिए यहां पर आप लोगों के साथ ये आपका राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत की हम लोग बात करें तो यहाँ आपके कैसे रहता है? तो यहाँ पर ये तो है आपके अरावली पर्वत। कौन सा भाई? ये आप लोगों के अरावली पर्वत मिलेगा। और अरावली पर्वत के अंदर हमको चलना है, तो यहाँ जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल का विस्तार यहाँ पर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है भाई? मरुस्थल का जो विस्तार है आप लोगों का यहाँ से हो रहा है इस तरीके से। तो अरावली पर्वत जो है, इसके अरावली जो पर्वत है इसके विस्तार को क्या करता है? विस्तार को अवरुद्ध करता है। विस्तार को
अवरुद्ध करने का काम करता है, आप लोगों को ध्यान रखना। और विस्तार को जब अवरुद्ध करेगा तो कहानी यह है कि यहाँ पर आप लोगों को मिलता है। तो अरावली पर्वत के क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? अरावली के अंदर क्या हो रहा है भाई? झूम कृषि है, इसका नहीं है। अवैध और अनियंत्रित खनन जो हो रहा है, मतलब यहाँ पर खनन करने का काम कर रहे हैं, आपको पता है। तो खनन यहाँ पर होता है और खनन के कारण दोस्तों इसमें क्या हो रहा है? वनोन्मूलन की समस्या जो है, वृक्षों को काटने की जो समस्या है वो ज्यादा मूलन, मतलब कहने का ये समस्या ज्यादा हो रही है और यह खनन हो रहा है, इस कारण दोस्तों क्या हो? क्षीण हो रही है और मरुस्थल का विस्तार बढ़ रहा है। तो बी ऑप्शन आपने किया होगा वो आप लोगों का सही है। बोलो बी ऑप्शन सही है क्या? जल्दी बताइएगा, जल्दी से सबको कमेंट करना है। बी ऑप्शन आपका क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें। अगला क्वेश्चन कौन सा है? सेंद्रा। सेंद्रा कहां पर पड़ता है? सेंद्रा जो ग्रेनाइट आपके पाली के अंदर पड़ते हैं। कहां पर पड़ते हैं भाई? पाली के अंदर पड़ता है सेंद्रा ग्रेनाइट, जो अपनी विचित्र आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। भू धरोहर स्थल का किस जिले में स्थित है? तो पाली जिले के अंदर है। तो सी ऑप्शन आपको डायरेक्ट लेकर चलना है। ये सब सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, तो इनको तो वन लाइनर के अंदर अपन कनेक्ट कर सकते हैं, वन लाइनर के अंदर अपन करेक्ट कर सकते हैं इसको ना। यहाँ पर क्या दे रखा है? 66 नंबर क्वेश्चन में कथन दे रखा है, ए राजस्थान में मरुस्थलीकरण लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, सांबर झील के पानी में भारी मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है। तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो यहाँ पर मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों दूसरी बात करें, सांबर झील के पानी में भारी मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है। हालांकि प्रदूषण तो फैल ही रहा है, लेकिन अभी तक इन चीजों के बारे में व्याख्या नहीं मिली है। तो यहाँ पर आप लोगों के ए तो सही हो जाएगा, क्योंकि भारी मात्रा में नहीं फैल रहा है प्रदूषण। हालांकि प्रदूषण तो हर जगह पर मिलता है। तो कथन ए सही है और कारण आर क्या गलत है? तो ए सही है, आर गलत है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, क्योंकि लूनी नदी के प्रदूषण के बारे में मिलता है, मांडी नदी के प्रदूषण के बारे में मिलता है, पुष्कर झील के मिल रहा है, लेकिन यहाँ प्रदूषण का कोई ज्यादा साक्ष्य जो है वो देखने को नहीं मिले हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज को। इसके बाद में आगे हम लोग चलें। औरण भूमियां जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। औरण भूमियां मतलब किसी भी लोक देवी देवता के आधार पर किसी भी वन्य क्षेत्र या कह सकते हैं किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र का नामकरण करना, वहां पर आप लोगों के जो लोक देवी देवता हैं, लोक देवी देवताओं के नाम पर, देवता जो मिलते हैं इनके नाम पर दोस्तों क्या करते हैं? हम वन्यजीव संरक्षण कर रहे हैं। वन्यजीव संरक्षण हम लोग करते हैं, तो आपको पता है। और इस किसी भी क्षेत्र के अंदर जहां पर कोई मंदिर बनी हुई है और उस मंदिर के आसपास के क्षेत्र के अंदर जितनी भी आप लोगों के प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, वहां पर इनको काटने से मना होता है। काटना क्या होता है? यहाँ इनको काटना, या कह सकते हैं इनमें पशु चराना क्या होता है? पशु चराना आप लोगों की क्या होता है? बंधित होता है। मतलब वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा या फिर कमेटी द्वारा यहाँ पर बंधित कर दिया जाता है इन क्षेत्रों को। तो औरण भूमियां जैव विविधता के लिए बहुत हानिकारक हो रही है। देखो, हानिकारक नहीं होती है, ये अच्छी चीज है। तो ये तो सही, ये तो आपकी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्थानीय लोग औरण क्षेत्रों में धार्मिक आस्था के कारण पेड़ों की कटाई का कड़ा विरोध करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैंने जो बताया है आप लोगों को वही हो जाएगा। तो कथन गलत है और कारण सही है। तो कथन गलत है, ए गलत है और आर सही है, मतलब डी ऑप्शन आप लोगों की करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में आगे हम लोग चले। अगला प्रश्न कौन सा है? 68 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कथन दे रखा है, अरावली की पहाड़ियों में बनी दरारों के कारण थार मरुस्थल पूर्व की ओर विस्तारित हो रहा है। मतलब मान के चलो कि अरावली जो है, अरावली पर्वत आप लोगों को मिलेगी इस तरीके से। इसके अंदर आपके दर्रे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? दर्रे हैं, या कह सकते हैं पास कह सकते हैं, या इनको नाल कह सकते हैं। तो ये आप लोगों के मिलते हैं। इन दरारों के कारण, दरार जब बढ़ती है तो दरारों के कारण क्या होता है? हवा पार निकलती है। हवा क्या करती है भाई? पार निकलती है यहाँ से, जिससे रेत उड़ करके जो आपके मृदा है, जो रेत है, रेत आपके उड़ करके एक स्थान से दूसरी ओर प्रवेश करता है, दूसरी ओर बढ़ता है, जिससे मरुस्थलीकरण के अंदर रेगिस्तान का मार्च जिसको कहते हैं ना अपन लोग, तो रेगिस्तान के मार्च में क्या होती है? वृद्धि होती है। आपको बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पता ही है। अगर मान के चलो यहाँ से हम वनस्पतियों को काट देंगे भाई, अरावली पर्वत के अंदर दर्रों को हटा दिया जाए, दर्रों को बढ़ा दिया जाए और इसको नग्न पर्वत बना दिया जाए। नग्न पर्वत का मतलब है वनस्पति विहीन, वनस्पति विहीन कर दिया जाए, वनस्पति विहीन कर देंगे इसको, वनस्पति विहीन इसको कर दिया जाए। तो इस कंडीशन के अंदर, इस अवस्था के अंदर क्या होता है दोस्तों? जो रेगिस्तान है उसका मार्च आपके पूर्व दिशा की ओर होगा। बिल्कुल सही बात है। तो कथन सही है। और दूसरा क्या दे रखा है? अवैध खनन के कारण अरावली के प्राकृतिक पहाड़ी अवरोधों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। तो मतलब कहने का, अवैध खनन ने प्राकृतिक पहाड़ी अवरोधों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, इसलिए अरावली की पहाड़ियों में बनी दरारों के कारण मरुस्थल पूर्व की ओर विस्तार कर रहा है। तो दोनों सही होंगे, कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करने का काम करते हैं। इस कारण ए ऑप्शन आपने यदि किया था, अरे ए ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, क्लियर है क्या? ए ऑप्शन क्लियर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है।
अगला क्वेश्चन कौन सा, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। खेजड़ी वृक्ष को मतलब क्या रहेगा, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को कवक और हानिकारकों से भारी नुकसान हो रहा है और सरकार द्वारा खेजड़ी वृक्ष की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे यह बीमारी तेजी से फैल रही है। ये नहीं होगा, ये आपके सही हो जाएगा, है ना। और आपको पता है खेजड़ी को हमारे राज्य वृक्ष के रूप में जाना जाता है, तो राज्य वृक्ष है हमारा खेजड़ी। खेजड़ी जो है, खेजड़ी जो मिलता है आपको राज्य वृक्ष मिलता है, क्या भाई, राज्य वृक्ष अपना मिलता है, जिसको अपन प्रोसेपिस सिनरेरिया कहते हैं। क्या भाई, प्रोसेपिस सिनरेरिया अपन इसको बोलते हैं। तो सिनरेरिया जो है, जो आप लोगों को ध्यान रखना, तो प्रोसेपिस सिनरेरिया है। और यह आप लोगों के दोस्तों इस वृक्ष के नीचे, मतलब ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान है। किसका भाई, गोगा जी का थान आप लोगों के बना है। और एकमात्र जो वृक्ष मिला है वो आप लोगों के वृक्ष मिला, विश्व का एकमात्र जो वृक्ष मिला है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मिला, ये आप लोगों के खेजड़ी के अंदर मतलब कहना है खेजड़ी जोधपुर के अंदर बढ़ता है। तो खेजड़ी जोधपुर के अंदर आप लोगों को बढ़ता है, तो आप लोगों को पता है इस चीज के बारे में, तो ये आपके सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ए सही है, आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन आपने किया हुआ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चले क्या आगे चलें क्या, कुछ आप लोग भी कर रहे हैं क्या, कौन कौन सही जवाब दे रहे हैं इसका जल्दी मुझे बताइएगा। तुम लोगों की तो बात चलती रहेंगी बस ऐसे ही, है ना। बहुत बढ़िया, सीरियस हो जाइए अपनी पढ़ाई को लेकर के। चलेगा, अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न दे रखा है आप लोगों के कि भाई इंदिरा गांधी, कथन दे रखा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पश्चिमी राजस्थान में कोई पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। देखो, पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ सेम की समस्या है, सेम की समस्या आप लोगों के मिलती है, आप लोगों को ध्यान रखना। तो सेम की समस्या आप लोगों को हो जाएगी। और दूसरा दे रखा है भाई, कारण दे रखा है, अत्यधिक सिंचाई के कारण हनुमानगढ़ क्षेत्र में सेम की समस्या विकराल उत्पन्न हुई है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जल भराव की समस्या यहाँ पर मिलती है। क्या कि जैसे मान के चलो, यहाँ से आप लोगों के ये तो है घग्गर नदी, कौन सी भाई, ये आपके घग्गर नदी आप लोगों को मिलेगी। तो घग्गर नदी है और यहां से आ रही है आपके आईजीएनपी, ये आपके आईजीएनपी है। तो इस क्षेत्र के अंदर आप दोस्तों क्या होगा, यहां पर जल भराव देखा जाएगा। यहां पर क्या होगा, जल भराव की समस्या आप लोगों को देखी जाएगी। तो ये आप लोगों के यहाँ जल भराव आप लोगों को मिलेगा। और जल भराव होने के कारण यहाँ का जो पीएच मान है मृदा का, वो पीएच मान 7 से कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, मतलब क्षारीय हो जाती है मृदा। कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपके ए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए गलत है और आर सही है। तो डी ऑप्शन आपने यदि किया है तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है क्या। अब यहाँ पीएच मान जब मृदा का बढ़ता है तो क्षारीय हो जाता है। इस कंडीशन में यहाँ जिप्सम का उपयोग होता है। किसका भाई, जिप्सम का उपयोग करते हैं। या फिर यहाँ यूकेलिप्टस जो इंडिका है, यूकेलिप्टस इंडिका का उपयोग यहाँ पर करते हैं। मतलब कहने का सफेदा के वृक्ष लगाते हैं। किसके भाई, सफेदा के वृक्ष आप लोगों को लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आप लोगों से पूछता है भू धरोहर स्थल और उनके जिले कौन सा युग्म गलत है। तो गलत युग्म आप लोगों को बताना है। तो गलत युग्म कौन सा हो जाएगा, यहाँ स्ट्रोमेटोलाइट पार्क राजसमंद है, यहाँ नेफिलिन पार्क अजमेर है किशनगढ़, यहाँ बेल्टेड टफ जोधपुर के अंदर है, आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर के अंदर। तो गलत कौन सा है, अच्छा राजसमंद दे रखा है, तो गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन ही आप लोगों का सही है। आप लोग करके आए होंगे। इसके बाद में आगे हम लोग चले कि भाई पर्यावरणीय समस्या और प्रभावित क्षेत्रों का कौन सा युग्म गलत है। तो युग्म गलत जो है वो कौन सा है, बीहड़ के अंदर बीहड़ जो अपर्दन होता है वो चंबल बेसिन है, सही बात है। फ्लोरोसिस की समस्या नागौर अजमेर के अंदर है, सही बात है। सेम की समस्या उदयपुर बेसिन के अंदर नहीं है। सेम की समस्या आपके हनुमानगढ़ जिला के अंदर है, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के अंदर आपके पड़ता है बड़ोपल। क्या पड़ता है भाई, बड़ोपल आप लोगों को पड़ता है। और इसमें दूसरा कौन सा है भाई, ये आपके गंगानगर जिला है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर ही आप लोगों के मिलते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना, सी ऑप्शन करके आप लाए होंगे। अरे क्लियर चल रहा है क्या, थोड़ा सा क्लास है मेरी अभी, इसलिए वजह से मैं 5 बजे, तो इस वजह से थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ। कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन सोल्यूशन तो मैं कर ही रहा हूँ ना। चलेगा, आगे चलें। संरक्षित क्षेत्र और उसके चलें क्या, हाँ चलें फिर। कल है क्लास, अभी पूछ रहे थे बच्चे, कल है क्लास, है ना। चलें क्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। क्या बातचीत चल रही, क्लास कब है सर, क्लास मेरी 5 बजे लगा रखी है ना। ठीक है, तो अभी तो रात्रि का समय हो रहा है, आपको पता ही है ना।
अरे कुछ भी कहो तुम लोग, है ना। इसके बाद क्या है, संरक्षित क्षेत्र और उसकी प्रमुख प्रजाति का कौन सा युग्म सही नहीं है। मतलब संरक्षित क्षेत्र है और उसकी मुख्य प्रजाति का कौन सा युग्म सही नहीं है। ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरण के लिए बिल्कुल सही बात है। सीता माता गौड़ावन के लिए नहीं है, आपको ध्यान रखना है, सीता माता या गौड़ावन के लिए नहीं माना जाता। तो बी ऑप्शन आप लोगों को, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य आपके प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिले के अंदर, सलूमर जिले के अंदर मिलता है, आप लोगों को पता है। यहाँ पर आपके उड़न लहरी मिलती है आप लोगों को, चीतलों की मातृभूमि इसको कहते हैं, आपको पता है। तो भूवैज्ञानिक स्मारक और उनकी विशेषता कौन सा युग्म गलत है, तो गलत बताना है आप लोगों को। यहाँ सेंद्रा ग्रेनाइट हवा पानी से बनी अजीबोगरीब चट्टानी आकृति है, बिल्कुल सही बात है। रामगढ़ क्रेटर उल्कापिंड से बनी चट्टान है। जाबर प्राचीन सीसा जस्ता चांदी का खनन है, तो आप समझ सकते हैं कौन सी है। बर्जो कांग्लोमरेट जो है वो आपके ज्वालामुखी क्रेटर आपको दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है, आर्द्र भूमि और उसके जलों का कौन सा युग्म सही नहीं है। भाई आर्द्र भूमि दे रखी है। अच्छा आपको पता है ना, आर्द्र भूमि राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर की बात करें, आप लोगों को पता है भारत में जो आर्द्र भूमियां है ना, आर्द्र भूमि आप लोगों को मिलेंगी, वो कितनी मिलती हैं दोस्तों, ये आपके 99 मिलती है, क्योंकि वर्तमान में 99 हो चुकी हैं। और राजस्थान के अंदर पूछता तो राजस्थान के अंदर आपके 5 आर्द्र भूमि मिलती है। कितनी मिलती है, 5 मिलती हैं। सबसे पहले केवलादेव आप लोगों के बना जो भरतपुर जिले के अंदर केवलादेव घना पक्षी विहार आप लोगों को मिलेगा। दूसरी आपके सांबर झील है, कौन सी भाई, यहाँ आप लोगों के सांबर झील मिलेगी, तो ये सांबर झील आप लोगों को हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों के कौन सी भाई, मतलब कहने का खींचन मिलेगा, तो खींचन है। इसके बाद में आप लोगों के कौन सी, मेनार उदयपुर, दोनों एक साथ बने थे। एक इसके बाद में सिलीसेड झील है, तो सिलीसेड झील भी आप लोगों की बनी थी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। तो चंदलाई झील जोधपुर है, तो यही आप लोगों के नहीं होगा। सांबर झील जयपुर, डीडवाना, कुचामन, बड़ोपल, हनुमानगढ़, सेम समस्या, केवलादेव, भरतपुर, तो ए ऑप्शन ही आप लोगों के सही हो जाएगा। तो जिन्होंने ए ऑप्शन किया है, हाँ सबके सही आ रहे, बिल्कुल 5 हैं, बिल्कुल सबको पता ही है इस चीज का, है ना, 5 दे रखी हैं, ये पता है ना। चलेगा अगला प्रश्न कौन सा है, अगर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार क्या करना है, अरावली जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्देश्य मरुस्थलीकरण को रोकना है, सही बात है, और यह प्रोजेक्ट केवल जैसलमेर जिले तक ही सीमित है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है, दूसरा क्या है, गलत है, तो यहाँ पर ए सही है, ए सही है, और दूसरा क्या है, कहां दे रखा है, गलत बताना है, क्या करना है, सीमित है, केवल एक गलत है, केवल 2 गलत है, 2 गलत है, बी ऑप्शन आप लोगों को ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना, विचार करना है। इसके बाद में अगला प्रश्न कौन सा है, तो अगला प्रश्न देखिएगा, यहां भू धरोहरों के संदर्भ में कथनों पर जांच करें कथनों की। चंबल नदी में घड़ियालों को अवैध बजरी खनन से कोई खतरा नहीं है। अवैध जो बजरी खनन होता है उससे घड़ियालों को खतरा होता है। राष्ट्रीय घड़ियाल जो आपके अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य जो है राजस्थान के 5 जिले के अंदर फैला हुआ, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी के अंदर। और आपको पता है 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनके अंदर फैला हुआ है। राजस्थान में कोई भी मान्यता प्राप्त उल्कापिंड ग्रेटर मौजूद नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रामगढ़ बारां के अंदर, रामगढ़ कहां गिरा था, रामगढ़ बारां के अंदर आपके गिरा था, आपको पता है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो यहाँ आपके सी ऑप्शन आप लोगों ने किया होगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन लोग। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, ओरण भूमियों के बारे में सही कथन चुने। और ओरण वे वन है जिन्हें स्थानीय लोग जो है लोग देवताओं के नाम पर संरक्षित करते हैं, और यह पेड़ काटना वर्जित है, बिल्कुल सही बात है। और राज्य सरकार ने हाल ही में सभी ओरण क्षेत्रों को पूरी तरह से औद्योगिक क्षेत्र में बदल दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 आपके गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही है, तो केवल एक सही है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा है, जल संकट के संबंध में कथनों पर विचार कीजिएगा। यहां देखा राजस्थान में लगातार बढ़ता जल संकट एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता है, तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरा दे रखा है क्या, भूजल के अत्यधिक दोहन से राज्य में डार्क जोन की संख्या बढ़ रही है, तो दोनों सही हो जाएंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोनों आप लोगों के सही हो जाएंगे, तो यहाँ दोनों सही है, मतलब डी ऑप्शन आपने किया है, तो आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सर भी आ गए हैं आपके अगले, है ना, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। करवा दूं, तुम करवाओगे क्या भाई, सेम की समस्या के बारे में कथन पहचानिए। बड़ोपल गांव में सेम की समस्या का मुख्य कारण भारी मानसूनी बारिश है क्या, देखो भारी मानसूनी बारिश नहीं है, आपको ध्यान रखना। मैंने अभी बताया था आपको कि IGNP और जो घग्गर नदी है उनके द्वारा लाई गई जो आपके जो यहाँ पर जो आपके मृदा का pH बढ़ाया जाता है, दलदल की समस्या बनती है, उसका है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। और सेम की समस्या का मुख्य कारण नहरी पानी का लगातार रिसाव और जल निकासी का अभाव है, बिल्कुल सही बात है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 80 नंबर क्वेश्चन तक आपके हो गए हैं, तो केवल 2 सही है, तो यहाँ पर 2 सही बताना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ज्योग्राफिक क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, थोड़ा सा तेज लेके चला हूँ, ठीक है ना। अब सर आ गए आपके सामने, तो आ जाइए सर, एक स्वागत है आपका बच्चों के सामने। और ज्योग्राफिक क्वेश्चन करवा दिए मैंने, आगे क्वेश्चन करवाइए, ठीक है।
हेलो दोस्तों, 91 से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। आप सबको पता है आपके सिलेबस में करंट अफेयर दिया हुआ है और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 91 लिखा हुआ है कि 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल 2026 तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, कहां पर किया गया? तो ध्यान रखना है, इसका आयोजन है वो कहां पर किया गया था? बीकानेर में किया गया, सॉरी जयपुर में है वो किया गया था। और आपसे पूछे जयपुर में कहां पर, तो जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। कब आयोजन हुआ? तो 17 से 26 अप्रैल के बीच में आयोजन हुआ था। आयोजन किसने किया? तो सहकारिता विभाग और कानफेड है उसने मिलकर इसका आयोजन है वो किया था। आयोजन के पीछे का कारण क्या है? तो यहाँ पर हमें जो हाई क्वालिटी जो मसाला है उसको उपलब्ध करवाना है। और ये जो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है इसमें पूरे जितने भी जो स्टेट है उनमें जो सहकारी संस्थाएं हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। तो हमें उनको हम क्या करते हैं कि उनको भरोसा दिलाते हैं कि भाई साहब ये शुद्ध है बिल्कुल। और यहाँ पर खड़े होते हैं, खड़े होकर पिसाते हैं, मतलब यहाँ पर जो लाइव डेमो है वो दिखाया जाता है कि हम ऐसे पीसते हैं। और कोल्ड जो मशीन्स होती है, जैसे एक तो क्या होता है कि जैसे बहुत ज्यादा से ग्राइंडर से पीस कर मसाला बनाया जाता है तो वो खराब होता है, मतलब उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती। एक जो कूट कूट कर जिस मसाले को बनाया जाता है, मतलब जैसे मिर्ची है तो जो कूट कूट कर एक बार पीसे उसकी गुणवत्ता ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे मशीनें हैं वो आ गई है जो कि कूटती हुई आपको दिखाई देती है। तो लाइव डेमो है वो भी दिखाया जाता है इसमें और लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि राजस्थान का मसाला है वो बहुत बेहतर है। बाकी ध्यान रखना है आपको कि मसालों की बात करें तो राजस्थान में जीरा है, जीरे के उत्पादन में राजस्थान है वो टॉप पर है। उसके साथ साथ में धनिया है, उसके उत्पादन में हमारा अच्छा नंबर आता है। उसके साथ साथ में हम बात करें कि जीरा है, धनिया है, आपके मेथी है, इसके उत्पादन में भी हम दूसरा स्थान है हमारा। ये सारी बातें भी ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ में नागौर की जो पान मेथी है, नागौर की पान मेथी इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसे मसाला बोर्ड की सूची में शामिल किया गया है। ये 53वां मसाला है, ठीक है, मसाला बोर्ड की सूची में शामिल किया गया है। बाकी नागौर यदि आप देखो तो याद रखना जीआई टैग मिला है अश्वगंधा को। नागौर की जो अश्वगंधा है उसको क्या मिल चुका है? जीआई टैग है वो भी मिल चुका है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो भी मिल चुका है। बाकी जीरे के उत्पादन में हम टॉप पर हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लिखा हुआ है इंटरनेशनल बर्लिन ओपन 2026 में आर्यन नेहरा ने किस स्पर्धा में तीसरा स्थान मतलब कांस्य पदक है वो जीता है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो इंटरनेशनल बर्लिन ओपन है ये कहां पर हुआ? जर्मनी में हुआ। और यहाँ पर आर्यन नेहरा, ये आर्यन कहाँ के हैं? सिक्कर के हैं, सिक्कर के हैं। और स्विमिंग के खिलाड़ी में 13 के खिलाड़ी हैं। और 800 मीटर फ्री स्टाइल में इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक है वो जीता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सिक्कर के हैं ये भी ध्यान रखना है। तीसरा स्थान आया मतलब कांस्य पदक जीता है। आगे देखो, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई राज ममता पहल का पूरा नाम क्या है? बजट में इसकी घोषणा की गई थी राज ममता की। राज का तो मतलब राजस्थान है और ममता का मतलब है मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। मेरे साथ में एक बार बोलो, मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। बजट में घोषणा की गई थी जो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा एंजाइटी जिनको होती है, डिप्रेशन में रहते हैं, सुसाइड करने का मन होता है, उनके लिए इसकी शुरुआत है वो की गई है कि भाई जितनी भी जो मेंटल डिजीज है उसको हमें कम करना है, कि ऐसा माहौल बनाना है और हमें अवेयर करना है लोगों को कि जिसको स्ट्रेस हो रहा है वो उसको ये ना समझे कि कुछ बीमारी है या कुछ है, आराम से डॉक्टर के पास जाएं, उसके साथ में कंसल्टेंस ले और जीवन जिए अच्छे से, ज़्यादा स्ट्रेस है वो ना ले। उसके साथ ही यहाँ पर जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेंटल हेल्थ है, उसकी भी स्थापना करने के लिए सरकार ने कहा है, बजट में दिया कुमार जी ने कहा था। तो राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बात करें, काहिरा मिस्र में आयोजित होने वाली ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय मुख्य टीम में ख्वाहिश शर्मा का चयन किया गया है। ये राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो याद रखना इसका वैसे आयोजन हो गया है। और हम ख्वाहिश शर्मा के बारे में बात करें तो ये कहां से हैं? ये सिक्कर से हैं। ख्वाहिश शर्मा कहां से हैं? सिक्कर से हैं। और इसका बात करें मिस्र में आयोजन हुआ, इसका अप्रैल के महीने में आयोजन हुआ था। आयोजन कब हुआ? तो अप्रैल के महीने में ही इसका आयोजन हुआ था। और ये मतलब शूटिंग के खिलाड़ी है, मतलब 50 मीटर राइफल और 10 मीटर एयर राइफल है उसके ये खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना है इनके बारे में भी। आगे बात करें, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 में कुल कितने युवाओं को लाभ देने का टारगेट है वो रखा है? पहली बात तो राइट आंसर क्या होगा? 30,000 युवा है उनको लाभान्वित किया जाएगा इसमें। और ये योजना महत्वपूर्ण है क्योंकि नई योजना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरुआत किसने की? भजन लाल जी ने शुरुआत की। कब की सर? 12 जनवरी को।
12 जनवरी 2026 को इसकी शुरुआत है वो की गई थी। और इसमें सरकार ने कहा कि हम युवाओं को उद्यमी बनाना चाह रहे हैं। आपको पता होगा दिया कुमार जी ने बजट में कहा था कि हम ये नहीं चाहते कि युवा है वो रोजगार के लिए तड़फे, हम ये चाहते हैं कि युवा है वो रोजगार दे। तो रोजगार देने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। तो पैसा सरकार कहती है हम देंगे। हम कैसे देंगे साहब? लोन है वो सरकार देने वाली है, लोन और मार्जिन मनी है वो देने वाली है। इसकी दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी क्या? एक तो जो ऐसे कैंडिडेट है जिनकी जो एजुकेशन है वो 8वीं से लेकर 12वीं पास है वो, और एक कैटेगरी है जो कि स्नातक है, मतलब ग्रेजुएट किया है, या हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा जिन्होंने ले रखी है, उच्च शिक्षा ले रखी है जिन्होंने, और या फिर जिन्होंने ITI कर रखा है, IIT नहीं, IIT नहीं ना, ITI जिन्होंने कर रखा है वो। ये दो कैटेगरी है, समझ रहे हो। अब इसमें पैसा कैसे मिलता है? तो यदि आप सर्विस सेक्टर में पैसा खर्च करना चाह रहे हो, सर्विस, और यदि व्यापार में, मर्चेंट में यदि आप खर्च करना चाह रहे हो, तब आपको 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। इसमें कितने रुपए? 3.5 लाख रुपए मिलते हैं, और मार्जिन मनी मिलती है 35,000 रुपए की, ठीक है। और ये तो किसमें है? 3.5 लाख रुपए सर्विस सेक्टर में, और यदि आप मर्चेंट में खर्च करते हो। यदि आपको मैन्युफैक्चरिंग में खर्च करना है तो फिर 7.5 लाख रुपए। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग का कुछ बिजनेस शुरू कर रहे हो तो 7.5 लाख रुपए है वो सरकार है वो देती है, ध्यान रखना है, और 35,000 रुपए मार्जिन मनी। अब यहां पर बात करें जो हायर एजुकेशन वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए कहा गया कि यदि आप सर्विस सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में या व्यापार में शुरू करना चाह रहे हो, तो यहां पर आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। कितने? 5 लाख रुपए। और यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में काम करना चाह रहे हो तो 10 लाख रुपए है वो आपको मैक्सिमम राशि है वो मिलने वाली है। अब आपसे सीधा पूछ ले कि बताइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कितने रुपए मिलते हैं? तो 10 लाख रुपए मिलते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और मार्जिन मनी कितनी मिलती है इनको? 50,000 रुपए की मार्जिन मनी है वो भी दी जाती है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, समझ गए। आगे देखो, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लिखा राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना है ना, राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इसका नाम है ना, इंग्लिश में याद करना इसको। क्या है? राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2026 है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने ऋण है वो देने की मंजूरी दी है? तो याद है हमें $225 मिलियन है वो देने वाला है। कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा। किसके लिए? सर यहाँ पर हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है उसके तहत ये मिलने वाले हैं, लगभग 2000 करोड़ रुपए देगा। और 800 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उसको हमें बढ़िया बनानी है, बिल्कुल अच्छी सड़कें बनानी है इसके लिए। और इससे कहा जा रहा है इससे 30 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने वाली है और उद्योग वगैरह मिलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जहाँ पर सड़कें अच्छी होती है, उद्योग, जहाँ की कनेक्टिविटी बेहतर होती है, वहाँ पर उद्योग फल फूलते हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आपने भी देखा होगा यदि आपके गाँव के आसपास में यदि सड़क निकल रही है तो वहाँ की जमीनें हैं वो महंगी हो जाती है, वहाँ पर और लोग है वो पेट्रोल पंप खोलते हैं, लोग वहां पर रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो इससे होटल्स खोलते हैं, तो इससे क्या होता है? अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो रोड बहुत ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है। बात करें नागपुर में आयोजित 26वीं राष्ट्रीय बधिर अंडर 16 बिल्ड शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पर कविता जांगड़ है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाँ, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। देखो मैंने जितनी भी पॉलिसीज है, जितनी भी नीतियां हैं वो अलग से पढ़ा दी है। राजस्थान सरकार की सारी नीतियां मैंने पढ़ा दी है। तो आपको एक काम करना है, सर्च करना है राजस्थान सरकार की नीतियां बाय नीरज सर। पूरी नीतियां आएगी, एक बार पढ़कर जरूर जाना आप एग्जाम से पहले। देखो 25 फरवरी को ये नीति है वो लॉन्च की गई थी, और इसमें ये नीति के तहत निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा 10 औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना अनिवार्य है। तो ये बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। दोनों ही कथन क्या है? सत्य है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देश का पहला कौन सा मेडिकल कॉलेज है जहां गैस्ट्रिक ट्रांजैक्शन ऑपरेशन किया गया है? तो ये जो ऑपरेशन है वो अजमेर में किया गया था, जो जेएलएन हॉस्पिटल है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, ये पहला ऐसा ऑपरेशन था, इसके लिए ज्यादा चर्चा में बना हुआ था। नेक्स्ट बात करें पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना है ना, मार्च 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी पीएम कुसुम योजना की। और पीएम कुसुम योजना है उसमें ध्यान रखना है 30% पैसा है वो केंद्र सरकार देती है, 30% पैसा राज्य सरकार देती है, 30% पैसा है वो बैंक से लोन मिलता है, और 10% पैसा किसी किसान को खुद को देना होता है। 100% हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा है? बी के तहत किस सब्सिडी कितनी? तो 30 + 30 कितनी? 60% है वो सरकार है वो देती है। बाकी भाई लोन तो आपको ही चुकाना होगा, लोन को तो इसमें कंसिडर नहीं कर सकते, तो लोन तो आपको ही चुकाना होगा। तो 40% पैसे हैं वो देने होते हैं किसान को। बाकी इसके 3 घटक हैं, ए बी सी। 3 क्या है? कंपोनेंट है, ये ध्यान रखना है। जो कंपोनेंट ए है उसमें कहा गया है कि हम 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक के क्या करेंगे? सोलर पैनल है वो लगाने वाले हैं, ठीक है।
इसमें कहा गया है कि 7.5 हॉर्स पावर की जो पंप सेट होता है, सोलर से चलने वाला पंप सेट लगाने वाले हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि जो 7.5 हॉर्स पावर वाला पंप सेट है जो कि ग्रिड से जुड़ा हुआ है, ग्रिड मतलब ऊपर जो तार जा रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है, उसको हमें सोलराइजेशन है वो करना है। तो ये 3 घटक है इसके, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपके 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी आपके लिए कंप्यूटर अनुदेशक का क्लासरूम रिकॉर्डेड कोर्स है वो अवेलेबल है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ले सकते हो। पेपर 2 की यदि तैयारी करना चाह रहे हो, सिर्फ पेपर 2 की, तो उसके लिए भी आपके लिए कोर्स है वो अवेलेबल है। अच्छे से आप तैयारी है वो कर सकते हो। बाकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।